एक काम करो यार, पहले ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ते रहना, सब में टाइम पास नहीं करूंगा मैं। सेक्शन 2 निकालो पीछे, जो समझाने का उसको पहले देखते हैं। ये सब आप लोग खुद से पढ़ लोगे। चलो, पहला है कंप्यूटर सिस्टम। किसको बोलते हैं? पढ़ो, जिसको समझ नहीं आ रहा है फिर समझाता हूँ मैं। कंप्यूटर सिस्टम मीन्स अ डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइस इंक्लूडिंग इनपुट एंड आउटपुट सपोर्ट डिवाइसेस एंड एक्सक्लूडिंग को मार्क कर लेना। कैलकुलेटर्स which are not programmable and capable of being used in conjunction with external files। इतना को लाइन कर लेना, ठीक है, अंडरलाइन। एक्सक्लूडिंग से लेकर के एक्सटर्नल फाइल्स तक। हाँ, मतलब डेफिनेशन तो पूरी है, बता रहा है क्या किसको बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम, लेकिन उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता। तो कैलकुलेटर जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, छोटा सा सेल वाला मिलता है, वो कंप्यूटर सिस्टम उसको नहीं बोलेंगे, है ना, उसके डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। बाकी सारी चीज़ जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम लोग यूज़ करते हैं मॉनिटर्स के थ्रू, है ना, वो सारे कंप्यूटर सिस्टम में आएगा, यही बता रही है। कुछ खास नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2 नंबर के लिए। उसके बाद 2NB साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? मीन्स प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर इन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। बस इन सबको, जितने भी पॉइंट्स इसमें लिखा गया है, उन सब का प्रोटेक्शन साइबर सिक्योरिटी है। हार्ड लग रहा है पूछना, जो समझ नहीं आएगा ना, उधर देखो नीचे नीचे नोट्स में, ठीक है, जितनी भी चीज़ों का सिक्योरिटी दिया हुआ है इसमें नीचे, रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्स और कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस और इंफॉर्मेशन है, चाहे कहीं पर भी किसी भी जगह पे स्टोर्ड है ना, उन सब का प्रोटेक्शन साइबर सिक्योरिटी में आता है। कोई ऐसा की टर्म है जो समझ ना आ रहा हो? मिल गया ना सबको नोट्स? कि कोई देख रहा है अगल बगल? ठीक, क्लियर है? चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किसको बोलते हैं? तो ये तो नाम से समझ में आ रहा है यार, है ना। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड, सेंट, रिसीव्ड और स्टोर्ड इन मीडिया, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, कंप्यूटर मेमोरी, माइक्रोफिल्म, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिक और सिमिलर डिवाइसेस, ठीक है। मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी स्टोर्ड है कोई भी डाटा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में माना जाएगा। कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी। और इसमें जो वर्ड आपको, ऐसा नहीं कि जो वर्ड दिया एग्जैक्ट लिखना है, आप लोग, है ना, अगर पूछता है क्या होती है तो अपने हिसाब से अपने लैंग्वेज में जितना वर्ड याद आ रहा है उतना लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का डेफिनेशन अगर पूछता है तो। उसके बाद इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आप लोग को ये मालूम है ना डेफिनेशन पढ़ते क्यों है? हाँ, पूरे आपके सेक्शन, बाकी जितने सेक्शंस है इस एक्ट में, अगर कहीं पर भी ये वर्ड दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर्ड है, तो उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का मतलब क्या होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए डेफिनेशन पढ़ते हैं हम लोग, है ना। और याद रहेगा ना, 2R, 2NB, 2I, ये सब याद नहीं रखना है आप लोगों को ना। पूछ रहा है सेक्शन तो सीधा अकॉर्डिंग सेक्शन 2, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलो अगले, इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं? इस एक्ट के अंतर्गत इंफॉर्मेशन किसको बोली जाएगी? जानकारी, है ना। तो क्या क्या है? कोई भी डाटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर या डाटाबेसेस, ठीक है। ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आएंगी। कल का PDF नहीं मिला है, आज का मिल गया PDF आप लोगों को ऑनलाइन। मैं स्क्रीन के बाहर हूँ क्या? चलो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और लास्ट है ओरिजिनेटर। इसके नाम से पता चल रहा है, मतलब जहाँ से अगर कोई भी चीज़ आप वायरल कर रहे हो, भेज रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो या क्रिएट कर रहे हो, जिस IP एड्रेस से स्टार्ट होता है वो वायरल होना या सर्कुलेट होना, तो जिस IP एड्रेस से होता है उसको ओरिजिनेटर माना जाता है, उस पॉइंट को, है ना। ये डेफिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्ट में बहुत सारे लोग हैं, 2 लोग पनिशेबल होते हैं मेन। जो इंटरमीडिएटरी होता है उसका डेफिनेशन आपको नहीं पढ़ाया हूँ, और दूसरा ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर वो होता है, जानने के लिए जान लो, कि जो वायरल स्टार्ट करता है यहाँ से, जिस पॉइंट से होता है वो ओरिजिनेटर होता है, नाम से पता चल रहा है। और दूसरा होता है इंटरमीडिएटरी, मतलब कि मैं स्टार्ट किया, उसको मेरे को कोई और हेल्प कर रहा है दूसरा, ठीक है, मैं इसको भेजा, उसने उसको भेजा, तो वो क्या है? इंटरमीडिएटरी है।
बीच में मध्यस्थ है बीच में, है ना, वो भी तो बराबर का वो भी अधिकारी होगा ना। हालांकि मेरे को पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगा, उसको कम मिलेगा। क्या? अरे मेरे भाई, ये डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ओरिजिनेटर वो होता है जहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है। इंटरमीडिएटरी ये बता रहा हूँ जो मेरा आगे सर्कुलेट करता है, तो वो ओरिजिनेटर नहीं होगा ना, वो इंटरमीडिएटरी। उसका डेफिनेशन अलग से बताया ना, अभी बताया आप लोगों को कि उसका डेफिनेशन में नहीं आपको लिखवाया हूँ करके। उसका डेफिनेशन बड़ा है, आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया कि अगर जैसे मैंने वायरल कर दिया, मैंने स्टार्ट किया कोई, है ना, उसके बाद अगर उसको कोई और शेयर कर रहा है तो वो इंटरमीडिएटरी है, इसमें इंक्लूड नहीं होगा वो, क्योंकि वो ओरिजिनेटर थोड़ा है वो। ठीक है, डेफिनेशन में किसी को डाउट है? चलो, नहीं मिला है यार, उनको बोलने से तो काम नहीं करते सही से। आगे इसके बाद में आपको अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑफिसर्स लिखा हुआ है। ये 17 और 18 को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं, पढ़ना को तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये एक्स्ट्रा आपके लिए डलवा दिया है हम उसको। इसमें क्या कई सारे सेक्शन से रेफरेंसेस हैं, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये आईटी एक्ट के लिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों को क्रॉस कर लेना बगल में, 17 और 18 को। कंट्रोलर नहीं पूछेगा क्योंकि ये दूसरे से कनेक्टेड है ये। ठीक है, ऑफेंसेस में आ जाओ। कल का और आज का अपलोड कर देना है ना, बच्चे लोग बोल रहे हैं अपलोड नहीं वगैरह। ठीक है, पनिशमेंट में आ जाओ। पहला है सेक्शन 65, टेम्परिंग विद द डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। अच्छा, इसको आप लोगों को डिटेल से बताऊं कि हेडिंग? चलो डिटेल से बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। या तो डेफिनेशन पूछेगा आपको 2 मार्क्स का, या तो आपको ऑफेंसेस पूछेगा, ठीक है, उसकी पेनल्टी क्या है, एक एक सेक्शन पूछ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव और फीचर्स में बता दिया हूँ 4 नंबर में पूछेगा उसको। बेसिकली इसको आप लोग को हो सकता है डाउट आए, मैं समझा देता हूँ इसको क्लियरली। पेनाल्टीज है ना 65, जो समझ नहीं आएगा पूछ लेना। ऑफेंसेस इंपॉर्टेंट आईटी एक्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इसमें। टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, टेम्पर का मतलब सबको पता है, ठीक है। कंप्यूटर सोर्स में अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसके साथ छेड़छाड़ करना, उसको एडिट करना, या किसी भी तरह से मिसलीड करके वायरल करना, है ना, या उसी में स्टोर्ड है बिना वायरल किए उसको ओपन करना, उसके साथ कुछ गड़बड़ी करना, है ना, या हैक करना, ये क्या होता है आपका टेम्परिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, और किसी को डाउट है टेम्परिंग में? अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है कंप्यूटर सिस्टम में तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है? 3 साल और ए फाइन ऑफ 2 लाख। हिंदी में अगर किसी का गलत ट्रांसलेट होगा तो देख लेना इंग्लिश में, है ना। ठीक, क्या अप टू है, ठीक है, अप टू लिखा है वो 3 और 2 लाख जो है। उसके बाद अगला सेक्शन क्या है? हाँ, डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट, भाई कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपको यहाँ बता नहीं रहा कौन। अगर आपके कंप्यूटर सोर्स में जरूर थोड़ा अगर मैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ या मेरा गवर्नमेंट का ही डाटा है तो ही उसको आप छेड़छाड़ करो। आप भाई मेरा पर्सनल डाटा को भी आप टेम्पर कर सकते हो ना। मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, प्राइवेट, या मान लो कोचिंग ही चला रहा हूँ, अब मैं यहाँ का कोई डाटा स्टोर करके रखा हूँ, बच्चों से रिलेटेड लिस्ट रखा हूँ, उनका इन्फॉर्मेशन रखा हूँ, उसको आगे कोई टेम्पर करके जा रहा है तो वो भी तो अपराध है इसमें। आपको कहीं एक्ट में बताया गया क्या ये एक्ट सिर्फ गवर्नमेंट के लिए बना हुआ है? उतने से क्यों यार, आप टेम्पर करोगे यार, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन लोगे, आप वो मत देखो ना, वो आपका काम नहीं है। इसी में ही है, ठीक है। अब अगला है सेक्शन 66, है ना, ऑफेंसेस रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और एनी एक्ट मेंशन 43 से रिफर कर देता हूं आपको हल्का सा, है ना। जितना याद रहेगा उतना याद करना है, इसको बड़ा नहीं लेना कितना सारा ऑफेंस है कैसे याद रहेगा करके, ठीक है। अब 43 में क्या बताता है? सेक्शन 43 इस एक्ट का बताता है कोई भी कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को डैमेज करता है किसी भी थ्रू से, हैक करके या फिर किसी भी तरीके से, है ना, तो उसके लिए वो सेक्शन 43 में पनिशेबल होता है। तो आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है वो, आपको बस याद रखना है कि कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके लिए भाई 3 साल और 5 लाख तक का फाइन है, ठीक है।
इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड बता दूंगा लास्ट में ना, कौन से इंपॉर्टेंट है याद रखना है। उसके बाद थर्ड है रिसीविंग अ स्टोलन कंप्यूटर सोर्स और डिवाइस डिसऑनेस्टली। ठीक है, इसको भी बताता हूँ। अब जैसे कि कहीं पर कोई आप गए यहीं कहीं कंप्यूटर को उठा के चोरी करके ले गए, पनिशमेंट है आपके लिए, खत्म। कोई हार्ड है क्या ये सेक्शन? इजी। हाँ, इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पढ़ोगे तो बहुत बड़ा है ये, उसमें अलग अलग उसके है ना सब शामिल है। क्या जी भाई, आपको कोई से भी पूछ सकता है, मैं कैसे बता सकता हूँ क्या पूछेगा, इसलिए मैं जो इंपॉर्टेंट है वो निकाल के बता दिया, और सिर्फ आपको डिस्क्राइब भी नहीं किया हूँ। डिस्क्राइब करूंगा तो ये आपको 8-10 पे चले जाएगा, तो आप हेडिंग याद रख लेना, उसको पनिशमेंट याद रखना, अपने हिसाब से लिख देना भाई। अब आपको जैसे बता दिया इसमें, ठीक है, कि रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर सोर्स और डिवाइस डिसऑनेस्टली, ठीक है, बेईमानी पूर्वक कोई भी कंप्यूटर सोर्स या फिर कोई भी डिवाइस है उसको स्टोल कर लेना, चोरी कर लेना, सीधा है ना। जो भी चोरी करता है इस धारा के अंतर्गत इतना उसको अपराध में पनिशेबल होगा, बस इतना लिखना है आपको, 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें काम करना 66 ए को ना ये छोड़ दिया ऐसा लग रहा है मेरे को, है ना, 66 ए को छोड़ दिया। हाँ, तो 66 ए को ऊपर में लिख लेना, पेज के ऊपर में कहीं पर भी लिख लो, हेडिंग लिख लो उसका, पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विस। किसी को भी ऑफेंसिव मैसेज भेजना किसी भी तरीके का, ठीक है, भड़काऊ हो सकता है ना, जैसे किसी महिला को कोई अपमानजनक टिप्पणी करना मैसेज में, ठीक है। हिंदी में बताऊं, संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। अब आक्रामक सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना, ठीक है, हो गया, लिख लिए, लिख दो, अप टू 3 years एंड फाइन। आक्रामक में कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका आपराधिक अभित्रास भी हो सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मार दूंगा, ये कर दूंगा, है ना, या फिर उसकी जैसे उसकी लज्जा भंग हो स्त्री की, ऐसा कोई मैसेज करना, कोई भी चीज, सब चीज इंक्लूड होगा इसमें, ठीक है। 3 साल और फाइन, बस फाइन लिखा है ना, कुछ भी हो। हाँ नहीं, फाइन का अमाउंट मेंशन नहीं है, विथ फाइन लिखा है ना, मतलब दोनों मिलेगा। चलो, पनिशमेंट फॉर ये तो बता दिया था आपको ना, 66B हो गया था। 66C पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब क्या है, पहचान चोरी करना किसी की। अब कैसे हो सकती है पहचान चोरी करना? किसी का पासवर्ड चोरी कर लेना हैक करके, है ना, किसी की पहचान, किसी की आइडेंटिटी कार्ड को चुरा करके एक नई आईडी बना लेना अपनी तरफ से, है ना, तो किसी की भी पहचान चुराना, या कोई भी प्राइवेट चीज जो सिर्फ उसी के संज्ञान में है, जो वो सिर्फ अपने बारे में जानता है, उसकी आइडेंटिटी को अपना बना लेना, ठीक है। उसके लिए पनिशमेंट कितना दिया हुआ है? 3 साल तक और 1 लाख, या और दोनों, है ना, ठीक है। अब किसी का इलेक्ट्रॉन, हाँ काटना है यार, 1000 कहीं पर नहीं है, 1000 का बात ही नहीं। कौन सेक्शन का है? जितने में, जिसमें 1000 लिखा है ना, सबको 1 लाख कर देना, ठीक है। मेरे पास हिंदी का है ही नहीं ना यार, ला के दे दो यार कोई हिंदी का। काट दो इसमें 1000 रुपये, 5-5 हजार रुपये काट दो, है ना, ये लो 1000 वाला जो भी, इसको पूरा काट देना, जो मैं बताते जा रहा हूँ साथ में लिखते जाना, है ना सबका, ठीक है। ऊपर तक का क्लियर है? सेक्शन 66C तक का, 3 साल तक का, 3 साल तक की सजा और फाइन 1 लाख और दोनों, ठीक है। देखते जाओ नीचे, मैडम कहाँ खोई हो, ठीक है, अभी आप ही बुलाने आए थे ना, जल्दी पढ़ना करके। चलो अगला सेक्शन 66D, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। बहुत लोग करते हैं ये अपराध, याद रखना इसको, सेक्शन 66D का मतलब
मैं किसी दूसरे के नाम से फेक आईडी बना लिया और उससे बातचीत कर रहा हूँ, उसको ये बता रहा हूँ कि अगर मैं ऋषभ बन के बात कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ मैं ऋषभ हूँ, मैं रुद्र नहीं हूँ। ठीक है, फेक आईडी बनाते हैं ना, वो इसी में आता है 660 में। हाँ ठीक है, पनिशमेंट इसका है 3 साल तक की सजा है और फाइन 1 लाख और बोथ। ठीक है, उसके बाद है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, निजता भंग करना। ठीक है, एकांतता निजता एक ही बात है, इसको भी समझाना पड़ेगा क्या? प्राइवेसी वगैरह ठीक है, बढ़िया। अब प्राइवेसी में हर चीज इंक्लूड होता है ना, आपका बातचीत भी है ना किसी, हाँ उसके बाद आपको पढ़ाया था मैं 60 किस में पढ़ाया आपको 354 सी में पढ़ाया था क्या? सी में व्योरिज्म पढ़ाया था आप लोगों को, दृश्य रतिकता का अपराध। हाँ ठीक है, वो भी आपकी प्राइवेसी बंग, तो वहां जो प्राइवेसी आप पढ़े थे वही प्राइवेसी इसमें पूरा इंक्लूडेड है ना, सबको पता है ना? ठीक है, ठीक। प्राइवेसी का मतलब यहाँ सिर्फ प्राइवेट चैट नहीं है। ठीक है, अगला साइबर टेररिज्म। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार के साइबर टेररिज्म मतलब कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के या राज्य के या देश के सुरक्षा के लिए जो खतरा है, ठीक है, ऐसा कोई कृत्य किया जाता है, ऑनलाइन धमकी दिया जाता है या गवर्नमेंट का वेबसाइट हैक करके है ना उनको धमकी दिया जाता है, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड हो जाती है टेररिज्म में। आतंकवाद समझ में आता है आपको सीधा सीधा, जिससे सीधा सीधा याद रखना भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता ये सब भंग होती है, ऐसा अपराध। ठीक है, डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं, कीवर्ड बस याद रखना, इतना भी याद रखोगे तो काफी है आपके लिए। ठीक है, इसके लिए क्या सजा है? सबसे ज्यादा सजा है लाइफ इंप्रिजनमेंट क्या है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसमिटिंग, हाँ यहां से इंपॉर्टेंट है, फिर से सबसे ज्यादा अपराध इसी का आता है 67, 67A और 67B, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी तरीके का अश्लील चीज वायरल करना। ठीक है, किसी भी तरीके का 67 में अपराध है। कितना सजा है? 5 साल तक का और फाइन 10 लाख तक का। ठीक है, उसके बाद 7A में आ जाएंगे, 67A में, तो उसमें क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ एनी मटेरियल कंटेनिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, ऑप्शन में जरूरी नहीं कि आप सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कोई एक्ट हो रहा है उसको आप वायरल कर रहे हैं, ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, गाली गलौज वाला वीडियो भी हो सकता है, लेकिन जहां पर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वर्ड लिखा हुआ है उसका मतलब है कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ होना चाहिए। ठीक है, और सेम जो 67A में अपराध है उसी में अगर कोई बच्चा आ जाता है, बच्चे से जुड़ा कोई अपराध होता है, ठीक है, चाहे नाबालिग लड़की हो चाहे लड़का हो, तो वो 67B में अपराधी हो जाएगा। ठीक है, 7 साल पनिशमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, यहां लिख देना, अगर लिखना हो तो 18 साल से कम का होना चाहिए बच्चा करके। ठीक है, बी हो गया। सी, फेलियर टू प्रिजर्व एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन बाय इंटरमीडिएरीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो बीच वाले हैं इंटरमीडिएट, अभी बताया था क्या होते हैं, मैं शेयर किया किसी चीज को, दूसरा आदमी वहां कर दिया है ना, अब मैं किसी को भेजा और उसको मैं बोला यार इसको किसी को आगे नहीं भेजना है, लेकिन वो भेज दिया। ठीक है, तो वहां पर वो भी पनिशेबल होगा जो भेजा है, मैं तो होऊंगा ही होऊंगा भाई, ऑब्वियसली वो भी होगा, है ना, तो उसके लिए ये क्लियर। इसके लिए कम होगा पनिशमेंट, देखो कितना है, हाँ 3 साल और फाइन। ठीक है, चलो 73, 74 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्रॉस कर लेना उसको। 76 समझ लो, कॉन्फिस्केशन क्या होता है? किसी को पता है क्या होता है कॉन्फिस्केशन? क्या होता है? राजस्व की कार्रवाई बोलते हैं इसको, है ना, मतलब कि अगर जैसे कि आपके मोबाइल से IT एक्ट का मामला बना है, मान लो 67B का बन गया, बच्चे से रिलेटेड किसी ने कोई वायरल किया था ऐसा सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए वीडियो, वो पकड़ा गया, उसका मोबाइल सीज कर ली पुलिस, इन्वेस्टिगेशन की, ट्रायल चला, उसको सजा हो गई, 2 साल की सजा हो गई, तो उसका जो मोबाइल है तो कोर्ट चाहे तो या तो छोड़ भी सकता है, चलो जान दो वापस दे दो उसके घर वालों को, या वो चाहे तो उसको कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे देगा राजसात की कार्रवाई का, तो उसमें क्या होगा, उसको नष्ट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा मोबाइल। ठीक है, मतलब अगर पूछता है इसमें तो प्रावधान है इसमें एक्ट में, है ना, जैसे जनरली किसमें होता है आपके NDPS एक्ट है जो नारकोटिक्स ड्रग्स का, उसमें रहता है जिस गाड़ी में पकड़ा है उसको कॉन्फिस्केट करो, या फिर आपका NDPS हो गया एक्साइज के मामले में होता है आबकारी, है ना, और IT एक्ट में आपको प्रावधान है, ऐसा लिमिटेड एक्ट में है, बस खत्म आपको। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका इस एक्ट में सेक्शन, हाँ आपका ऑफेंस इंपॉर्टेंट है, और आपका नहीं 76 में ऐसे ही बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, लास्ट वाला आपको इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन और ऑफेंसेस, बस इस एक्ट में यही पूछता है आपसे। ठीक है, क्लियर। और सामने का जो ऑब्जेक्टिव फीचर्स है उसको अपने हिसाब से पढ़ लेना।
उसमें कुछ नहीं, और जो समझ नहीं आएगा फिर मेरे से पूछना। मैं तो चले जाऊंगा रायपुर से, बाहर थोड़ी चले जाऊंगा छत्तीसगढ़ से। चलो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब का है ये? ठीक है या एक्ट इसका, लेकिन हम लोग को पढ़ना इसको है ना, ये अमेंडमेंट एक्ट है, पूरा बदल दिया है। चलो, लेकिन पता होना चाहिए कब का एक्ट था ये, 1986 का। 2019 तक पूरा यही एक्ट चला है, फिर इसमें मेजर चेंज हुआ है इसलिए ये कर दिया, वरना यही रहता, बस इसमें नाम आ जाता बगल बगल में ना, अमेंडमेंट किया हुआ उसमें सब सेक्शन, लेकिन इतना ज़्यादा अमेंडमेंट हुआ इसमें इसका नाम पूरा बदलना पड़ गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब ये तो नाम से पता चल रहा है, इसको इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है क्या? कंज्यूमर का राइट को जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है बेसिकली। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, वही है, पूरा एक्ट पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। बहुत इजी एक्ट है ये ना, जितना आप पढ़ रहे हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग आपके हर साल क्वेश्चन पूछा है, 5 साल से इंक्लूड हुआ है पेपर 7, और 5 साल इससे क्वेश्चन आया है और आएगा भी इससे। ठीक है, इसमें बोला कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सबसे पहला डेफिनेशन, विज्ञापन क्या है। तो क्या है, कोई भी ऑडियो विजुअल पब्लिसिटी, रिप्रेजेंटेशन, इंडोर्समेंट, प्रोनाउंसमेंट मेड बाय लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट, एंड इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैपर, इनवाइस और अदर डॉक्यूमेंट्स। किसी भी तरीके से, सीधा सीधा मतलब समझो है ना, किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, पेपर के माध्यम से हो, नोटिस के माध्यम से हो, सर्कुलर माध्यम से हो, ठीक है, गैस के माध्यम से हो, साउंड के माध्यम से, मतलब ये फटाका जला दिए जाकर के आप ऊपर जाकर के, वो बनता है ना, कुछ कुछ लिखवाता है, लिख जाता है ना, किसी का नाम लिख सकते हैं हम लोग है ना, तो उसके माध्यम से भी अगर कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, मतलब हर चीज को इंक्लूड कर दिया इस डेफिनेशन में, हर चीज विज्ञापन है। ठीक है, इस एक्ट के अंतर्गत, हर जगह नहीं, इस एक्ट में। ठीक है, हर वर्ड याद नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग है इसका। अब जिसको समझ नहीं आएगा, कोई बोलेगा कि इंडोर्समेंट समझाओ, तो इंडोर्समेंट समझाने में आपको 15-20 मिनट चले जाएगा। इंडोर्समेंट का मतलब अलग, हर जगह अलग अलग होता है ना, आपके ना एक में अलग होता है, हर जगह अलग होता है। जितना याद होगा इसी तरीके से याद करना कि किसी भी तरीके से, है ना। उसके बाद फिर कंप्लेनेंट किसको बोलेंगे, शिकायतकर्ता कौन होगा, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, शिकायत करता है क्या? हाँ, जो शिकायत करता है कौन होगा। ठीक है, तो कोई कंज्यूमर, कंज्यूमर कौन हो रहा है, जो सामान ले, सिर्फ ले नहीं रहा है, लेके कंज्यूम कर रहा है उसको। ठीक है, हो सकता है मैं लेके दूसरे को बेच दूं तो मैं कंज्यूमर थोड़ा हुआ, तो फिर ठीक है, तो मैं सिर्फ ग्राहक हुआ, कस्टमर। चलो, दूसरा, एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। डिटेल से पूरा मत पढ़ना फॉर टाइमिंग में, फोर्स सब मत समझना क्या है, बस इतना याद लो, कोई कंज्यूमर होगा या फिर कोई कंज्यूमर एसोसिएशन होगा, समूह किसी का, वो आ सकता है इसके अंदर। फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी राज्य की सरकार आएगी, वो हो सकती है कंज्यूमर। उसके बाद कोई सेंट्रल अथॉरिटी। फिर वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। मतलब क्या है इसका, अब जैसे कि हम लोग 5-6 लोग जाकर के एक जगह से फ्रिज खरीद के आए हैं, ठीक है, बेस्ट प्राइस गए, हम लोग 5-6 लोग खरीद लिए एक जगह से, सेम फ्रिज को खरीदे हैं, पता चला डिफेक्टिव निकल गया, तो हम सबका इंटरेस्ट उसमें ना, हम सबके सब फाइल करेंगे। अगर मान लो फोरम में जाकर के कंज्यूमर कंप्लेंट, तो हम सबका इंटरेस्ट एक ही चीज से है, कहाँ से, बेस्ट प्राइस से, कि हमको इसने डिफेक्टिव सामान दिया है। तो यहाँ पर चाहे एक आदमी हो चाहे ज्यादा आदमी हो, ठीक है, हम सबका इंटरेस्ट अगर एक ही है, ठीक है, तो वो हम कंज्यूमर के डेफिनेशन में आएंगे। ये नहीं बोल सकता कि तुम अकेले नहीं हो, 5 लोग हो, या फिर 5 लोग तुम लोगों ने मिल करके लिया है, तो एक आदमी कंज्यूमर नहीं हो सकता, आपको 5 को होना पड़ेगा। ठीक है, सब इंक्लूड होते हैं, इसमें बता रहा है, बहुत वास्ट डेफिनेशन है कंप्लेनेंट का, मतलब वो भी कंप्लेंट कर सकता है ना। उसके बाद अगर कंज्यूमर का डेथ हो गया है तो कौन होंगे, तो उसके कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई भी, है ना, कोई लीगल हेयर हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, कौन होता है, कोई उसका वकील हो सकता है, उसका बच्चा हो सकता है लीगल हेयर में, है ना, ये सारी चीजें। अब मर गया, मैं खरीद के मर गया टीवी, मैं सोचा था, है ना, फाइल करूंगा, गलत हो गया, 2 दिन में खराब हो गया, 1 साल का वारंटी था, कंपनी बोला मैं रिप्लेस नहीं करूंगा, तो मेरा बेटा कर सकता है फाइल कंज्यूमर कंप्लेंट, है ना। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट बोल रहा है, इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग माइनर, हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन। अगर कोई बच्चा है
वो उसने खरीदा हुआ है, ठीक है, मैं बच्चा तो छोटा, मैं अपने नाम से खरीद लिया हूँ, बिल बनवा लिया हूँ, तो मेरे जो माता पिता हैं वो, या फिर जो मेरे गार्जियन है, ठीक है, कोई भी हो गार्जियन में, कोई भी हो सकता है ना, मान लो बुआ रखी है मेरे को, तो मेरी बुआ मेरी गार्जियन हो गई, वो भी कंप्लेनेंट हो सकती है, वो भी फाइल कर सकती है कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब समझ में आया सबको? मतलब जो शिकायत कर सके, कहाँ जाके करेगा? कंज्यूमर फोरम में। ठीक, हाँ कंज्यूमर फोरम में। अब उसके बाद नीचे बताया कि कंज्यूमर क्या होता है, कंज्यूमर कौन होगा, तो उसमें लिखा है बाय गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्सली पेड, पढ़ते आओ नीचे है ना, एंड पार्सली प्रोमिस्ड और अंडर एनी सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच गुड्स अदर देन द पर्सन हु बाइज सच गुड्स फॉर कंसिडरेशन पेड और प्रोमिस्ड और पार्सली पेड और पार्सली प्रोमिस्ड or under any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person but does not include a person who obtains such goods for resale and any commercial purpose। किसको समझ नहीं आया? एक ही ईमानदार लड़का बैठा है, हर बार हाथ उठाता है वो, ईमानदारी समझ नहीं आया करके, बाकी आप लोग सब झूठ बोलते हो आगे करके। आ गया सबको? तो मैं पूछा किसको समझ नहीं आया, तो वो अकेला हाथ उठाया, बाकी सबको आ गया, आपको आ गया, फिर क्यों नहीं बता रहा नहीं आया करके? अरे देखो एकदम इजी, इसका डेफिनेशन कुछ नहीं है। मैं अगर किसी भी सामान को ले रहा हूं, किस चीज के लिए? कंज्यूम करने के लिए, अपने खुद की यूज करने के लिए, चाहे मैंने उसका पेमेंट आधा किया या मैंने पूरा पेमेंट कर दिया, ठीक है, चाहे मैं अपने लिए लिया या किसी और के लिए लिया, तो मैं क्या हूं? कंज्यूमर। अब उसको थोड़ा मतलब है भाई मैं किसके लिए ले रहा हूं, मैं अपने लिए ले रहा हूं, मैं अपने कंज्यूम करने के लिए, मैं लेकर के अपने भाई के लिए ले लिया, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर मैं भी कंज्यूमर हूँ, वो भी कंज्यूमर है, मैंने आधा पैसा दिया तो भी मैं कंज्यूमर हूँ, पूरा पैसा पेमेंट कर दिया तो भी कंज्यूमर। डिफर्ड पेमेंट लिखा है मतलब मैं 4 किस्तों में उसको पेमेंट कर रहा हूँ तो भी मैं कंज्यूमर हूँ, ठीक है। लास्ट में लाइन लिख दिया है, अगर मैं सामान ले रहा हूँ किस चीज के लिए? रीसेल के लिए, मैं ले लिया फ्रिज को, उसको दूसरे को बेच दिया, तो मैं यहाँ पर कंज्यूमर नहीं हूँ, ठीक है। या फिर कमर्शियल पर्पस, मतलब कि मैं 10 ठो ले लिया और मैं उसको अपने दुकान में ले जाके बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंज्यूमर नहीं हूँ। क्लियर है? बस इतना तो है। डेफिनेशन में हार्ड क्या था? बस डायरेक्ट घुमा के लिखा है। कंसिडरेशन पेड मतलब उसके बदले आपने कुछ दिया है। कंसिडरेशन जो वर्ड, देखो 2-3 वर्ड हार्ड है यहाँ पर। एक कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में आपको कुछ मिला है, ठीक है, चाहे वो आप गिफ्ट के बदले गिफ्ट दिया हो या पेमेंट के बदले लिया हो या कुछ सर्विस के बदले आपको पैसा मिला है या फिर सॉरी कोई भी सामान मिला है, ठीक है। अब हिंदी का नहीं बता रहा, इंग्लिश का मैं करवाया हूँ, अब हिंदी का उसको ट्रांसलेट करके देने बोल दिया था मैं। देखो जिसको ना हिंदी में अगर गलत हुआ है ट्रांसलेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेक्शन इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खोलोगे, नेट पे मिल जाएगा आपको आराम से, तो पर्टिकुलर जाके खोजना कि कंज्यूमर क्या होता है, तो आपको दिख जाएगा पूरा, है ना, उसको करेक्ट करना। और अच्छी बात है अगर गलत दिया है तो आप इसी बहाने खोलोगे कम से कम और अपने हाथ से लिखोगे डेफिनेशन को, ठीक है। और लिखोगे कैसे? पढ़ना वहां से और लिखना अपने लैंग्वेज में। ये पूरा आपको नहीं लिखना है, जैसे मैं बताया आप समझ में आ गया डेफिनेशन सबको, बस अपने लैंग्वेज में लिख देना 2 लाइन, ठीक है। अब इसका पॉइंट 2 भी बता रहा है। पहला तो क्या बता रहा है? गुड्स के बारे में, कंज्यूमर किसका क्यों, हाँ पहला पॉइंट इसका क्या बता रहा है? कंज्यूमर में अगर कोई गुड्स ले रहा है, गुड्स मतलब कोई सामान, ठीक है। दूसरा सर्विसेज के बारे में बता रहा है, सेम चीज है, मैं किसी कोई सर्विस ले रहा हूँ, सर्विस मतलब जैसे कि कोई है ना, कोई टीचर है कहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वहां का जो डायरेक्टर है उसको पैसा दे रहा है, तो क्या कर रहा है? वो अपना सर्विस दे रहा है, ठीक है। डिफिशियंसी इन सर्विसेज भी सेम चीज, सेम अपराध है इस एक्ट में, है ना। चलो, सर्विस और गुड्स दोनों एक ही चीज है, प्रोसेस हर चीज सेम है दोनों का, कोई अलग नहीं दोनों में। अगला है और इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट, ये पूछेगा ही आपको 100%। कंज्यूमर राइट क्या होता है? 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट का हेडिंग मार्क कर लो, ऐसा कोई चीज जो समझ नहीं आएगा आपको। पहला, द राइट टू बी प्रोटेक्टेड, इसको मार्क कर लेना, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। यार हिंदी का रुक जाओ, देखो इसमें हिंदी है कि नहीं? हिंदी दी है, हाँ हिंदी में लास्ट में मार्क कर लेना, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार। उसके बाद दूसरा है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है, सूचना का अधिकार, सूचित होने का अधिकार लिखा है ना। तीसरा राइट टू बी एश्योर्ड,
सुनिश्चित करने का अधिकार। चौथा है राइट टू बी हर्ड, सुने जाने का अधिकार। ये राइट टू बी हर्ड, इसको सिर्फ होता है, ये ट्रांसलेशन गलत हुआ है, इसमें सिर्फ सुने जाने का अधिकार है ना, ये आसपास कोई दिक्कत नहीं है अगर पूरा भी लिख लोगे तो। पांचवा है राइट टू सिक रेड्रेसल, बेईमान, ऐसा लिखा, बेईमान को हटा देना, शोषण के खिलाफ निवारण मांगने का अधिकार। ठीक है, और लास्ट में बाप रे, कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है ना। इसमें से कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया, बताओ, एक्सप्लेन करूंगा मैं, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी। बड़ा एक्ट है ये, आगे मैडम आपको लास्ट समझ में आ गया पूरा 6 पॉइंट। पीछे और किसको भाई, हाँ वो ईमानदारी से बताता है, आया समझ में पूरे 6 पॉइंट। देख लो एक बार, देख लो जल्दी, अगर कोई सा नहीं आया तो। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए बोल रहा हूं मैं। 6 एक साइड में, नीचे में वो हो गया क्लियर, सबको समझ में आ गया 5th पॉइंट। ठीक है ना, कल से, कल और परसों 2 दिन भैया आपकी सुबह 9 बजे क्लास रहेगी। मेरी क्लास नहीं रहेगी, मेरी नहीं रहेगी, मेरी आज लास्ट क्लास है। चलो अगला है डिफिशियंसी क्या होता है। ठीक है, डिफिशियंसी इन सर्विसेज बोलते हैं कमी, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, कमी। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विच मीन्स एनी फॉल्ट, imperfection, shortcoming, inadequacy in the quality and nature, manner of the performance which is required to be maintained by or under any law for the time being in force or has been undertaken to perform by a person pursuant of a contract or otherwise in relation to any service and includes, ठीक है, act of negligence, omission or commission by such person which cause loss or injury to the consumer, और दूसरा है deliberate withholding of relevant information by such person to the consumer। मतलब क्या होगा, जो चीज मेरे को करना चाहिए था, आपकी सर्विस को प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, है ना, और मैंने वो काम नहीं किया, कैसे, चाहे मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, ठीक है, नजरअंदाज कर दिया है, या तो मैंने क्या किया है, ओमिट कर दिया है, भूल गया गलती से मैं, या तो मैंने जानबूझ करके, है ना, वो कमी लेके आई है। अब जैसे कि क्या है, मान लो मैं किसी बैंक में जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को पैसा मिलना था 10,000 रुपया, ठीक है, अब मेरे को वो नहीं दिया पैसा टाइम पे, तो क्या हुआ, वो डिफिशियंसी इन सर्विसेज। तो मैं क्लेम कर सकता कंज्यूमर फोरम में जाकर के कि सर मेरे बीच इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है हर महीना 10,000 रुपये देने का, ठीक है, और इसने मेरे को हर महीना 10,000 रुपये नहीं दिया है, तो क्या है, डिफिशियंसी इन सर्विसेज, कमी है ना। उसको जो मेरे को सर्विस देना चाहिए था, जिसके बदले में मैं सर्विस दे रहा हूँ उसको, ठीक है, उसके बदले में वो मेरे को क्या देना था, पैसा देना था, कंसिडरेशन दे रहा है, लेकिन उसने नहीं दिया, तो क्या है, डिफिशियंसी है, यही बता रहा है। ठीक है, चाहे वो नेग्लेक्ट कर दिया हो, जानबूझ के ना दिया हो, चाहे गलती से भूल गया हो, लेकिन हुआ तो है डिफिशियंसी सर्विसेज। जैसे कि आपको कोई दे दिया, एक बाइक खरीदे आप शोरूम से, है ना, बाइक में खरीद के लेके गए, पता चला कि 2 ही महीने में बाइक खराब होगी, बार बार आप शोरूम गए बना के ले आए, दूसरी बार गए फिर से बना के ले आए, अब आप 3 महीने में 3 बार चले गए, नई गाड़ी है, तो अब क्या बोलोगे आप, नहीं भाई 3 बार खराब हो गया तेरा गाड़ी, रख इसको, मेरे को नई गाड़ी दे। ठीक है, क्यों, बिल्कुल कर सकते हो आप, मांग कर सकते हो भाई, 1 साल की वारंटी है, बार बार खराब हो रही है आपकी गाड़ी, लगाते हैं बहुत सारे लोग, अब नई गाड़ी दो मेरे को, अगर एक आध बार होती है तो ठीक है, समझ में आता है, मैं बनवा लेता हूं, लेकिन अगर बार बार हो, इसके मतलब क्या है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कोई एक्सटर्नल रीजन नहीं होता, आप फाइल कर दो ना कंज्यूमर फोरम में। ठीक है, क्लियर है, डाउट है किसी को, है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या होता है, जो बनाता है, ठीक है, इसमें लिखा है जो बना रहा है गुड्स को, या फिर जो गुड्स एंड सर्विस को लाके असेंबल कर रहा है, एक जगह लाके जोड़ रहा है। अगर मैं कोई खिलौना बनाने वाला हूं, तो मैं अगर खिलौने का जो प्लास्टिक का मटेरियल बना रहा हूं, तो भी मैन्युफैक्चरर हूं। अगर मैं कहीं से ला रहा हूं, 3-4 पार्ट को जोड़ रहा हूं, तो भी मैं मैन्युफैक्चरर ही हूं। ठीक है, और अगर मैं किसी से दूसरे से सामान लेके आ जा रहा हूं गांव से बना बना, उसमें अपना सील लगा दे रहा हूं, अपना मार्क लगा दे रहा हूं, इसको मैं बेच रहा हूं, तो भी मैं मैन्युफैक्चरर हूं, वहां पर वो मैन्युफैक्चरर है। ठीक है,
उसके बाद इंपॉर्टेंट है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। नाम से पता चल रहा है क्या है ये? हाँ, क्लियर है ना एकदम? अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसा है जिसमें आप फॉल्सली किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, किसी गुड्स के बारे में बता रहे हो, झूठा विज्ञापन देना, सीधे सीधे मतलब, ठीक है, क्लियर? उसके बाद या फिर लास्ट पॉइंट इसका देखना इंपॉर्टेंट है, डेलिबरेटली कंसील्स क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन या इंफॉर्मेशन। हाँ, इंफॉर्मेशन मतलब क्या है, जानबूझ करके आप कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड, उसको आप कंसील करो, मतलब छिपा रहे हो, है ना? तो वो भी क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब मान लो आप कोई सर्फ बेच रहे हो, लेकिन उससे जुड़ी कोई ऐसी चीज है जो आपको बतानी चाहिए तो पब्लिक को आप नहीं बता रहे हो, छिपा रहे हो। गलत चीज भले ही नहीं बता रहे हो, लेकिन अगर छिपा भी रहे हो तो भी वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट में आएगा। हाँ, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, आप हाँ लगा सकते हो बिल्कुल। उसके बाद आईएमपी मार्क करेगा पर्सन को, ठीक है? पर्सन कौन होता है, व्यक्ति कौन होता है इस एक्ट के अंतर्गत, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा आपको मेंस में, ठीक है? कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, उसके बाद कोई भी सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, आगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट पे मत जाना, है ना? कोई कॉर्पोरेशन, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, सब सारी चीजें इंक्लूड हो रही है इसमें। उधर ध्यान मत दो, बाद में बांटना, उसको छोड़ दो, अभी पढ़ते रहो, इधर ध्यान दो, ठीक है? क्लियर? और लास्ट में इसको भी आईएमपी मार्क कर देना, स्प्यूरियस गुड्स, ठीक है? मीन सच गुड्स विच आर फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्यून। अगर कोई, है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई ऐसा गुड्स है, ठीक है, जो कि है जेन्यून नहीं, लेकिन आप उसको बता रहे हो कि ये जेन्यून प्रोडक्ट है, सही प्रोडक्ट है, झूठा प्रोडक्ट को सही प्रोडक्ट बताना, सीधा सीधा मतलब है, ठीक है? क्लियर? समझ में आ गया ना? चलो, डेफिनेशन कंप्लीट आपका। अब इसमें सेक्शन 3 आपके लिए मैं लिख दिया हूं, इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर पूछता है आपको 2 मार्क्स में तो पढ़ लेना क्या होगा। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये नए एक्ट में आया है, 1986 वाले एक्ट में ये नहीं था, ठीक है? इसमें क्या है, एक काउंसिल बनाया गया है जिसमें मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा, है ना, वो उसका चेयरपर्सन होगा उस काउंसिल का, ठीक है? और साथ में कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, कहीं लिमिट नहीं दिया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है? उसके बाद इसका प्रोसीजर क्या है, तो साल में कम से कम एक बार मीटिंग करेंगे, सेकंड लाइन में लिखा है सेक्शन 4 के, ठीक है? उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंट्रल काउंसिल शैल बी रेंडर सर्विसेज ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर दिस एक्ट। इसको मार्क कर लेना पूरा। इसका उद्देश्य क्या है आपको पूछा हुआ है, ठीक है? धारा 5 में लिखा हुआ है, सेम उद्देश्य आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का और स्टेट कंज्यूमर काउंसिल का सेम है, ठीक है? देख लो सेम है कि नहीं है ना? बस स्टेट का है तो स्टेट में रेंडर करेगा सर्विसेज, है ना, अपना एडवाइस। और स्टेट कंज्यूमर काउंसिल में इंपॉर्टेंट क्या है मार्क करने के लिए, यहां कौन होगा, सेम वही कंज्यूमर अफेयर का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो भी मिनिस्टर होगा वो चेयरपर्सन होगा, ठीक है? इसमें मेंबर दिया गया कुछ, हाँ सी में दिया हुआ है नॉट एक्सीडिंग 10, इसको मार्क कर लेना सी पॉइंट में, सेक्शन 6 का सी, हो गया मार्क, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट में आ जाना, नेसेसरी बट नॉट लेस देन 2 मीटिंग्स, मतलब साल में कम से कम 2 मीटिंग होनी चाहिए। सब सेम रहेगा ना, अगर आपको एक भी पूछेगा तो पता हो जाना चाहिए, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तीनों का लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है बस, एक कभी याद कर लोगे तो तीनों को लिख लोगे, ठीक है? ऑब्जेक्टिव भी सेम है इसका। और डिस्ट्रिक्ट में आ जाओगे तो डिस्ट्रिक्ट में कौन हेड रहेगा, कलेक्टर, सेक्शन 8 का 2 का सब क्लॉज ए, ठीक है? द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड हु शैल बी द चेयरपर्सन, ठीक है? क्लियर? ठीक है, बाकी दोनों जगह कौन होगा, स्टेट और नेशनल में जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, ठीक है, वहां का जो राज्य मंत्री होगा या केंद्रीय मंत्री होगा वो होगा, स्टेट में होगा राज्य का, सेंट्रल में होगा केंद्र का, ठीक है? वो चेयरपर्सन होगा। और डिस्ट्रिक्ट में कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कलेक्टर, ठीक है? क्लियर? चलो बढ़िया, ऑब्जेक्टिव सबका सेम रहेगा। इसमें लिख देना, इसमें भी 2 मीटिंग्स है,
चलो हो गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी काउंसिल है जो कि प्रोडक्शन और एडवाइस देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। अगला जो है वो इंपॉर्टेंट है, उसको आईएमपी मार्क कर लेना सेक्शन 28 से, ठीक है। सेक्शन 28 बताता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन, ये अभी नया वाला एक्ट का नाम है उसका। पहले में क्या था, इसको बोलते थे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट फोरम, अब इसका नाम बढ़ गया है, ठीक है। इसको आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। अब कौन होगा, हर एक राज्य सरकार, ठीक है, उसके जितने भी जिले, हर एक जिले में एक कंज्यूमर फोरम बनाएगी या कंज्यूमर काउंसिल बनाएगी, ठीक है। उसके बाद उसका प्रेसिडेंट कौन, उसमें कौन होगा, एक प्रेसिडेंट होगा और मिनिमम दो मेंबर होंगे। आपको जितना याद रखना है उतना ही बता रहा हूं, है ना। बढ़ सकते हैं कि नहीं हो सकते, 4 हो सकते हैं ना मेंबर, हाँ ठीक है। पूरा पढ़ो इसको, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन सच मेंबर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि क्या है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भले इसको स्टैब्लिश कर रही है, अपॉइंट कर रही है, लेकिन अगर मेंबर बढ़ाने हैं 5 या 6 रखने हैं तो वो क्या करेगा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सब याद भी नहीं चलेगा, आप 2 मेंबर बस याद रखना मिनिमम, ठीक है। 2 मार्क्स में इतना लंबा चौड़ा कहाँ लिखोगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन तो मार्क कर देना, इसके क्वालिफिकेशन जो भी है मेंबर और प्रेसिडेंट के, वो कौन डिसाइड करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ना। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है भले ही, लेकिन वहां पर डिस्ट्रिक्ट या फिर जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो डिसाइड नहीं करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें बस, ठीक है। कैसे उसको सैलरी मिलेगी, कैसे उसको रिमूव किया जाएगा, सब कौन डिसाइड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अगला 34 जुरिडिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जुरिडिक्शन ही है कमीशन में, तो याद रखना है, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, जिला उपभोक्ता फोरम है, इसको बोलेंगे ना जिला उपभोक्ता फोरम। इसका कितना है, 1 CR, अप टू लिख देना बस। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है इसमें कि 1 करोड़ तक के कोई भी मामले होंगे वो आप कहां पेश करेंगे। पहले कम था, पहले 50 लाख के आसपास का था, ठीक है। मतलब कि अगर आपने कोई भी सर्विसेज लिया हुआ है, कोई भी आपने गुड्स खरीदा हुआ है, उसमें डिफिशियंसी है और आप कंज्यूमर के खिलाफ, मतलब अपने जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट करना है तो आप कितना अमाउंट तक करेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम में, 1 करोड़ तक के अंदर। मतलब 90 लाख का अगर कोई गाड़ी है, कहां जाएंगे आप, यहां, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ अगला पेज पलटाएंगे तो उसमें लिखा है कि कहां पर, है ना, कौन कौन कहां पर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, इसको शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं। मतलब कि जहां पर कंप्लेनेंट, मैं कंप्लेनेंट हूं, कंप्लेंट कर रहा हूं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, या फिर आप होलसेलर हैं, जो भी आपने सामान बेचा है मेरे को, तो जहां पर मैं रहता हूं वहां भी कर सकता हूं, जहां आप रहते हैं वहां भी कर सकते हैं, या जहां मेरा ब्रांच है वहां मैं कर सकता हूं, आपका जहां ब्रांच है वहां कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं ना। लेकिन ये नहीं कि अब दोनों, जैसे कि हम, आपका ब्रांच है 2-3 जगह इंडिया में, मेरा 3-4 जगह है, अब मैं बोलूंगा कि मैं सिक्किम में जाके करूंगा जहां पर ना आपका रिलेशन है मेरा, तो वहां नहीं होगा, ठीक है। जहां आप या तो साथ में बिजनेस किए हुए हो, ये सारी चीजें इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। बेसिकली यही है जो 125 में आपको बताया था ना, मेंटेनेंस में कहां फाइल, बस लगभग सिमिलर है सबका, है ना, जुरिडिक्शन का बात है, ठीक है, क्लियर। अगला स्टेट कंज्यूमर फोरम के बारे में बताया है, स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के बारे में। सेम इसमें भी रहेगा फॉर्मेट, ऐसे बना के आप लोग रख लेना, बढ़िया चार्ट टाइप का, है ना, इसमें चार्ट टाइप का बना के रख लेना। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें भी एक प्रेसिडेंट रहेगा और इसमें मिनिमम मेंबर कितना रहेंगे, 4 मतलब पहले में 2, इसमें 4, ठीक है, मार्क कर लेना। आवाज कम आ रहा है अभी, ठीक है। आंसर राइटिंग फॉर्मेट के बारे में मैंने स्टार्टिंग क्लास में बताया हुआ था, वैसे थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का, है ना, अगर टाइम बचता है तो, या फिर इसके लिए एक अलग से आपके लिए क्लास कर देंगे आंसर राइटिंग बताने के लिए, है ना, कैसे आंसर को फ्रेम करना है आपको। ठीक है, कहां पहुंचा था मैं, 43 में मार्क लेना, सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला वर्ड बस, समझाने की जरूरत है क्या इसको भी, सब हेडिंग सेम है ना, कुछ एकदम हार्ड नहीं दिया हुआ है आपको। ये जितना पैराग्राफ था उसको मैं 3-3, 2-2 लाइन में लिखवा दिया हूं। उसके बाद इसका सैलरी कमीशन जो भी है वो कौन डिसाइड करेगा, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, हाँ वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है, इसलिए उसको बताया, उसको अलग से डाला हूं मैं यहां पर। सैलरी अलाउंसेस, है ना, ये सारी चीज है उसको राज्य सरकार देख रही है, लेकिन जो अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, ये सारी चीज कौन देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट,
हाँ ठीक है, तो मार्क कर लेना उसको। मैडम इसमें क्वालिफिकेशंस तो दोनों का सेम है, दोनों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसमें सैलरी का बात आ रहा है, उसमें सैलरी कहाँ लिखा हुआ है? पिछले वाले में। मैं कहाँ बताया सैलरी के बारे में? मैंने अब क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया है, रिमूवल के बारे में बताया है, सैलरी के बारे में नहीं है। सैलरी तो स्टेट गवर्नमेंट ही देगी आपको, ठीक है। उसके बाद आता है जुरिडिक्शन, तो 47 का पहला क्लॉज में लिखा हुआ है, ठीक है, 1 करोड़ से 10 करोड़। अब आप कहां जाएंगे? सीधा स्टेट कमीशन में, ठीक है। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें पूरे में। और फिर लास्ट में पूरा जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है लंबा चौड़ा, उसमें यही लिखा हुआ है कि कहां कहां आप फाइल कर सकते हैं, जो आपको समझा दिया हूं पहले ही में, ठीक है। हाँ बस ये मार्क कर देना, इसको आप बढ़िया चार्ट, फ्लो चार्ट का बना लेना है ना, क्लियर हो जाएगा फिर आपको। उसके बाद अब ये 53 सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ये आपको 8 नंबर में, 15 नंबर में, 4 नंबर में किसी में पूछ देगा, और जनरली 8 या 15 में पूछेगा, ठीक है। इसको अच्छे से देखते हैं। इसमें भी क्या है, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, क्लॉज 2 में बोल रहा है कि कहां पर होगा इसका ऑफिस, तो नेशनल कैपिटल रीजन, मतलब दिल्ली में होगा, या फिर इंडिया में जहां पे भी कैपिटल अगर शिफ्ट करती है इंडिया आगे जाकर के, तो ठीक है। सेकंड लाइन में देखना, फंक्शन एट नेशनल कैपिटल रीजन लिखा हुआ है, उसको मार्क कर लेना। सेक्शन 54 में आ जाओ, कंपोजिशन कैसा होगा उसका, तो एक प्रेसिडेंट होगा और मिनिमम कितने मेंबर होंगे, 4, ठीक है। सेक्शन 55 में आ जाओ, अब कौन डिसाइड करेगा क्वालिफिकेशन वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, सेकंड पैराग्राफ में लिखा है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन शैल होल्ड ऑफिस, कितने टर्म के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, तो नीचे लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 5 ईयर्स, मतलब कि जो मेंबर होगा नेशनल कमीशन का है ना, या जो प्रेसिडेंट होगा 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, ठीक है। सबको मिल गया? हाँ। उसके नीचे वाला लाइन में एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट लिखा है, उसको मार्क कर लेना, मतलब कि अगर एक बार 5 साल कंप्लीट हो गया तो दोबारा भी बन सकते हैं वो 5 साल के लिए, ठीक है। एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, मतलब दोबारा नियुक्त किया जा सकता है उनको। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के और नीचे लिखा हुआ है कि कितने एज तक वो सर्विस कर सकते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट है तो 70 साल तक के होते तक, ठीक है। और दूसरा अगर कोई मेंबर है तो 67 ईयर्स, उसको मार्क लें दोनों को। 67 है भाई, किसमें? सही है ना? चलो चलो आगे बढ़ो यार, इसमें लेट मत करो इधर उधर बात करके। चलो जुरिडिक्शन 58 का पॉइंट 1 में देखना, लिखा है एक्सीड्स 10 करोड़ रुपीस, मतलब अपन क्या पढ़े इसमें, 1 करोड़ और इसमें 1 से 10 और इसमें 10 प्लस, है ना, मतलब 10 करोड़ से ऊपर अगर कोई भी मामला है तो सीधा कहां जाएगा आपको, नेशनल कंज्यूमर। क्लियर है? बढ़े आगे, ठीक है। अब इसी का क्लॉज 2 देख लेना पीछे पेज में, द जुरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ नेशनल कमीशन में बी एक्सरसाइज्ड बाय द बेंचेस देयर ऑफ अ बेंच में बी कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट विद 1 और मोर मेंबर्स एज ही मे डीम्ड फिट। ये लास्ट सेकंड लाइन को मार्क कर लेना, या फर्स्ट सेकंड दोनों लाइन को मार्क कर लेना। इसका मतलब बता दे रहा हूं मैं, क्या है देखो, ये आपको ना बड़ा 8 नंबर में या 15 नंबर में पूछ सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा एडिशनल बता रहा हूं इसमें। इसका मतलब है कि अगर ऐसा लग रहा है जैसे अब क्या दिल्ली में है नेशनल, लेकिन क्या आसाम का व्यक्ति या मणिपुर का व्यक्ति, उसको जाने में आने में लिटिगेशन कॉस्ट और ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत पड़ता है, तो क्या कर सकती है, जैसे अपना है ना हाई कोर्ट का ब्रांच रहता है, अगर कई जगह जैसे आप चले जाएंगे एमपी में तो 2 बेंच है हाई कोर्ट की, मतलब कि क्या है, हाँ ग्वालियर में भी है और इंदौर में भी है, इस टाइप का अलग अलग 2 जगह है। वैसे ही छत्तीसगढ़ में तो एक ही है, बिलासपुर में, ठीक है। वहाँ लखनऊ बेंच है और इलाहाबाद में है यूपी में। तो बेंच क्या है, मतलब वो भी हाई कोर्ट है, वो भी हाई कोर्ट है, बस उसकी क्या है, एक बेंच उठा करके वहां दे दिया, मतलब वहां के 2 जस्टिस वहां बैठेंगे, तो उससे क्या होगा, जो ऊपर के एरिया वाले हैं उनको पास पड़ेगा वो। तो वैसे ही अगर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, एक बेंच को कहां शिफ्ट कर देगी, बेंगलोर में कर देगी, तो उससे क्या होगा, साउथ रीजन जो होगा वहां के जितने भी नेशनल कंज्यूमर फोरम के मामले हैं वो वहां चले जाएंगे, ठीक है, दिल्ली ना जाना पड़ेगा, बाकी पावर हर चीज सेम रहेगा, वहीं का कोई एक मेंबर या कोई भी प्रेसिडेंट बना करके उसको यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इसमें? चलो उसके बाद 67 में को भी इसके साथ जोड़ देना बाद में, अगर पूछता है नेशनल कमीशन तो अपील, तो अगर कोई नेशनल कमीशन का कोई ऑर्डर है तो उसकी अपील कहां होगी, सीधा सुप्रीम कोर्ट में होगी, ठीक है। तो उसका तीसरा लाइन में लिखा हुआ देखो, अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। बस इतना इंपॉर्टेंट है इसमें। क्लियर है? मार्क कर ली सब लोग? बस ठीक है।
सीधा अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में, उसके सिवा और कहीं अपील नहीं होगी नेशनल कमीशन में, ठीक है। अब लाइबिलिटीज में आ जाओ नीचे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी समझा दे रहा हूं मैं, ठीक है। पहला बता रहा सेक्शन 84 क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, बहुत इजी है। इधर ध्यान दो, इधर इधर मैडम, इधर। लाइबिलिटी क्या है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर का, ठीक है। पहला, अगर प्रोडक्ट में पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो लाइबल होगा कौन? प्रोडक्ट जो बना रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब बनाने वाला, ठीक है। दूसरा, अगर डिजाइन में कोई डिफेक्ट है, ठीक है, उसके बाद जो बता रहा है डेविएट हो रहा है, डेविएट मतलब कि मैं बताया हूं कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा रहेगा लेकिन वैसा नहीं है, कुछ और निकला उसके बदले, ठीक है, तो भी। उसके बाद डज नॉट कंफर्म टू द एक्सप्रेस वारंटी, मैं बताया 2 साल के लिए अच्छा रहेगा, है ना, लेकिन अगर वो 1 साल में खराब हो जाता है तो एक्सप्रेस वारंटी जो मैंने दिया है उसके पहले अगर वो खराब हो रहा है तो भी मैं लाइबल रहूंगा, ठीक है। उसके बाद फेल्स टू एडुकेट इंस्ट्रक्शन और करेक्ट यूसेज, अब मैं एक प्रोडक्ट बनाया, उसका यूज कैसे किया जाना चाहिए उसको मैं लिख तो दिया पीछे में लेवल में, लेकिन अगर उस तरीके से यूज करने के बाद भी वो काम नहीं किया तो उसके लिए भी मैं जो बना रहा हूं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं लाइबल होऊंगा, ठीक है। ये सब तो इजी इजी है, इसमें कुछ समझाने का है क्या आप लोगों को? और पढ़ लोगे इसको। उसके बाद लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी क्या क्या लाइबिलिटी होंगी, ठीक है। ये ऊपर क्या था, जो प्रोडक्ट बना रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे कि भाई मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं तो कोचिंग का जो डायरेक्टर है ना, वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ठीक है, चार पॉइंट है, चारों हार्ड नहीं है, पढ़ के देख लो एक बार, कोई डाउट हो तो पूछो तुरंत। उसके बाद अगला है 86 में लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर, अब जो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को बेच रहा है उसके लिए क्या है, बेच रहा है का मतलब कहीं से भी ले रहा है, किसी को भी बेच रहा है, ठीक है, यहां बना नहीं रहा है, वो ले करके बेच रहा है, उसमें भी सब चीज सेम ही है, ठीक है, कोई अलग हार्ड नहीं है। अगर वो लिखा हुआ है, अगर डिजाइन, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग या लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट में किसी भी तरीके से कोई हार्म कर सकता है ना, अगर करता है, अब भाई मैन्युफैक्चरर से ला लिया है वो, अब लेवल को अपने हिसाब से चेंज करके बेच रहा है तो लाइबल रहेगा ना बेचने वाला, वहां मैन्युफैक्चरर की क्या गलती है, ठीक है, यही सब उसमें लिखा हुआ है। अब मैन्युफैक्चरर बोल के प्रोडक्ट में दे रहा है कि इसमें 2 साल का वारंटी रहेगा, अब ये बोल दिया भैया बेचने वाला 3 साल का है ना, मैं लेके आया 2 साल की वारंटी में, मैन्युफैक्चरर जो बनाया है वो बोल रहा है 2 साल का है प्रोडक्ट, अब मैं बोल रहा हूँ बेचने के लिए कि नहीं भैया 3 साल का, मेरी तरफ से 1 साल का और गारंटी, और खराब हो जा रहा है 2.5 साल में, ठीक है, तो उसके लिए कौन लाइबल होगा? मैन्युफैक्चरर लाइबल नहीं होगा, जो बेच रहा है वो लाइबल होगा, यही सब लिखा हुआ है इसमें। नहीं, वो क्यों आएगा मैन्युफैक्चरर लेवल डेफिनेशन, नहीं पढ़े, अच्छे से पढ़ना समझ में आएगा, वैसा नहीं है, वो उसमें एडिट कर रहे हैं ना भाई। उसके बाद पेनाल्टी, हाँ अगला आ जाओ पेनाल्टीज में, इसमें पेनाल्टी भी इंपॉर्टेंट है और ज्यादा पेनाल्टी नहीं, इसमें थोड़ा बहुत है। पहला, अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन, तीनों में से किसी भी कमीशन के ऑर्डर को नहीं मान रहा है, बोलता है भाई मैं नहीं मानूंगा, तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है? शैल नॉट बी लेस देन 1 मंथ विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स, 1 महीने से लेकर के 3 साल तक का सजा है, ठीक है, और फाइन 25,000 से 1 लाख, बस इतना इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है, यह दोनों से बढ़िया। अब सेक्शन 89, पनिशमेंट फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, नाम समझ में आ रहा है, झूठा या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को दे रहा है तो उसके लिए कितना पनिशमेंट है, तो नीचे आ जाना, विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, थर्ड लाइन में लिखा है, एंड विद द फाइन, और साथ में फाइन भी होगा, विच में एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीज, 10 लाख, ठीक है, लेकिन आगे लिखा है सब्सिक्वेंट ऑफेंस, मतलब कि एक बार तो आपको पनिशमेंट मिल गया और दोबारा भी आप दोषी पाए गए, ठीक है, तो उसके लिए पनिशमेंट बढ़ जाता है, उसके लिए क्या होगा, जो आपका 2 साल तक का सजा था वो 5 साल हो जाएगा, और जो फाइन था वो 50 लाख हो जाएगा, ठीक है। अगला सेक्शन 90, पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर सेल और स्टोरिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग एडल्ट्रेंट, मतलब कि क्या है, अब इसको क्या समझाऊं, शॉर्ट में आप समझो कि मतलब ऐसा कोई भी प्रोडक्ट में कोई भी चीज मिक्स करना जो कि नहीं करना चाहिए था, जैसे कि आप, हाँ आम लेके आए कच्चा, उसमें इंजेक्शन वगैरह लगा के उसको पका दिए, या केला के ऊपर कोई केमिकल छिड़क के पका दिए, ठीक है, तो आप क्या कर दिए, एडल्ट्रेशन कर दिए उसका, या कोई लिक्विड लेके आए, कोई प्रोडक्ट लेके आए बेचने के लिए, पैकेज फूड, उसमें आप कुछ और चीज मिला दिए, ठीक है, आप कुछ बना रहे हैं, कोई शेक बना रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बना रहे हैं, उसमें आपने कुछ मिला दिया, ठीक है, ताकि और टेस्टी लगे, या फिर है ना इसका मात्रा बढ़ जाए, क्वांटिटी बढ़ जाए, और वो जाकर के आगे जाकर के आपको साइड इफेक्ट कर दिया आपकी बॉडी में, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो पॉइंट है, इसमें CT गलत लिख दिया शायद, है ना, ये पहला पॉइंट है, अगर इसमें इसको मार्क कर लेना, इफ सच एक्ट के बाद, है ना, ए में है डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी टू द कस्टमर, इसको मार्क लेना अंडरलाइन, मतलब कि जो खरीद रहा है मिला हुआ प्रोडक्ट को खरीद लिया,
ठीक है, एडलर्ट रेंट में समझ किसको दिक्कत नहीं ना समझने में। अब मिला वो प्रोडक्ट मैं खरीद लिया और उससे मेरे को क्या होगा, कोई इंजरी पहुंच गया नहीं, इसमें अगर कोई इंजरी नहीं पहुंच रहा है पहला वाला पॉइंट में, ठीक है, तो उसकी सजा कितनी है, 6 महीने से लेकर के 1 लाख रुपए तक। ठीक है, दूसरा पॉइंट मार्क करना, कॉजिंग इंजुरी नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, ग्रीवियस हर्ट आप लोगों को पढ़ाया था, मैं बताया था क्या होता है। ठीक है, कोई अंग विक्षेद हो जाना, ये हो जाना, जो पूरा आपको डिटेल से पढ़ाया था। हाँ, ग्रीवियस हर्ट मतलब गंभीर चोट, आम भाषा में। अगर आपको उसको कंज्यूम कर लेते हैं और उससे कोई है ना गंभीर चोट नहीं पहुंचती है, मतलब क्या होती है, साधारण चोट पहुंचती है, तो उसके लिए सजा कितनी है, 1 साल से 3 लाख रुपए। ठीक है, 1 साल तक क्या इम्प्रिजमेंट है ये, और 3 लाख तक का फाइन। उसके बाद अगला पॉइंट है, इंजरी से क्या होता है, आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाता है तो क्या है, उसके लिए 7 साल तक की सजा और 5 लाख तक का फाइन। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है डेथ, अगर उससे मौत हो जाती है किसी की तो उसके लिए कितनी सजा है, नॉट लेस देन 7 ईयर्स अप टू LI। कोई कैच नहीं कर पा रहा है क्या स्पीड को? ठीक है, क्लियर, और नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज। ठीक है, मतलब 10 साल तो 10 लाख की मिनिमम फाइन होगी। क्लियर। थर्ड पॉइंट में लिख देना, सीधा सीधा लास्ट वर्ड को देना, कैंसल द लाइसेंस। ठीक है, और ऊपर में एक वर्ड को मार्क करना, सस्पेंड एनी लाइसेंस। 2 वर्ड दिया है, मतलब क्या है, अगर वो दोषी पाया जाता है तो पहली बार में अगर जब दोषी पाया तो उसका लाइसेंस को क्या करेगा, सस्पेंड करेगा 2 साल के लिए। उसमें लिखा हुआ है ना, 2 साल के लिए सस्पेंड कर देगा। अगर दोबारा पाया जाता है तो सीधा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा उसका। ठीक है, लाइसेंस किसी भी चीज का ना, बेचने का, बनाने का, जिसका भी है। क्लियर। अब अगला है सेक्शन 91 में, पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर सेल और फॉर स्टोरिंग और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग और इंपोर्टिंग स्प्यूरियस गुड्स। अब पढ़ाया था मैं स्प्यूरियस गुड्स क्या होता है पहले डेफिनेशन में, ऐसा प्रोडक्ट जो कि जेन्युइन नहीं है उसको जेन्युइन बताना। ठीक है, गलत प्रोडक्ट को सही बता के बेचना। तो अगर वैसा कोई कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, बेच रहा है, स्टोर कर रहा है या सेल कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके लिए क्या सजा है, मार्क कर लेना क्या सजा है उसके लिए, पीछे लिखा है। अगर वैसे वैसे प्रोडक्ट को बेचने से अगर किसी को ग्रीवियस हर्ट नहीं हो रहा है तो उसके लिए 1 साल से 3 लाख तक का सजा है ना, अप टू 1 ईयर्स, और फाइन है अप टू 3 लाख। और अगर उससे किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जा रहा है तो 7 साल तक का सजा है और 5 लाख तक का फाइन, और उससे किसी का डेथ हो जा रहा है तो 7 साल से LI। ठीक है, और फाइन 10 लाख तक। क्लियर एकदम, किसी को डाउट है इस एक्ट में पूछो। अभी से मार्क कर लो क्या क्या इंपॉर्टेंट, अच्छा बताते गया हूं मैं तो साथ में ना। ठीक, नहीं अलग से आपका पंडरी बस स्टैंड जाओगे तो वहां एरो बना हुआ है बोर्ड अंदर जाने के लिए, जिला उपभोक्ता फोरम करके। ऑनलाइन भी होता है लेकिन जाकर करना ज्यादा बेटर होता है। ऑनलाइन भी कर सकते हो लेकिन आपको आगे जाके लिटिगेशन उसमें लगता ही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग चीज है वो, लगेगा। आप डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन कर नहीं पाओगे। आप चाहो तो कर सकते हो, आप तो कोर्ट में भी अपना पैरवी कर सकते हो लेकिन नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं पा रहे तो क्या करोगे। हाँ, 1 मिनट बता रहा हूँ ना, किसमें, धारा 90 में पहला बता रहा है कि आपको उससे कोई चोट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, कुछ ना कुछ मिलाया है और बेच दिया। ठीक है, आपने मिलाया और बेच दिया। अब क्या हुआ, मेरे को पता चल गया इसमें मिला हुआ है, मेरे को कोई चोट नहीं पहुंची उससे, तो भी मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूं। दूसरा है कि आपको चोट पहुंच गई, छोटा चोट पहुंचा है तब। तीसरा वाला क्या है, गंभीर चोट पहुंचा है। चौथा, मृत्यु हो गई। ठीक है, क्लियर। और डाउट है किसी को कुछ, खत्म है। चलो, चलो ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जैसे कंज्यूमर फोरम के इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये ST/SC एक्ट है ना। चलो अगला, चलो, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, ये सबके पास है। ठीक, चलो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, लगभग हर साल आया आपके पास। ठीक है, अरे बाद में बांटना, ये आपका लैंड रेवेन्यू कोड होगा ना, वो भी आपको नहीं मिला। ST/SC भी तो वो जो ला के छोड़ा है वो क्या ST/SC छोड़ा है? अभी पहले ST/SC बांट लो। पहले ST/SC बांट लो भाई, बाद बाकी देखना।
चलो ठीक है, मिल गया सबको, स्टार्ट करें। चलो इसमें डेफिनेशन में आ जाओ। पहला एसटी एससी सबको पता है क्या होते हैं, ठीक है। दो कास्ट है, शेड्यूल में आते हैं जो, अब कोई पूछेगा क्या होती है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब क्या होता है, तो जो भाई आपका आर्टिकल्स है क्या है 336 वगैरह ना जिसमें बताया है शेड्यूल ट्राइब, 342 और क्या है, हाँ जो भी आपका 2 अनुच्छेद है जिसमें बताया कि ये शेड्यूल कास्ट होंगे उनकी कमीशन होगी, तो कमीशन जिसको उस कैटेगरी के अंदर उस शेड्यूल के अंदर रख दे वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट। किसी भी कास्ट को, कोई कास्ट पहले से ही कोई शेड्यूल कास्ट या ये नहीं होता है ना, जिसको उस शेड्यूल के अंदर डाल दिया जाता है वो उस शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। और जिस ट्राइब को डाल दिया जाता है शेड्यूल ट्राइब होता है, बेसिकली इतना तो पता है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे इस एक्ट के अंतर्गत डिपेंडेंट किसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे डिपेंडेंट को हिंदी में यार, आश्रित। आश्रित से समझ में आ जा रहा है, ठीक। अब जैसे कि मैं विक्टिम हूं, मेरे साथ अपराध हुआ है, मैं कोई एसटी या एससी कैटेगरी का मेंबर हूं, मेरे साथ हुआ है, तो मेरे डिपेंडेंट कौन कौन होंगे लिखा है इसमें, स्पाउस पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, हु आर डिपेंडेंट होली और मेनली ऑन सच विक्टिम फॉर सपोर्ट एंड मेंटेनेंस। अब मैं हूं, मेरा भाई जॉब कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो क्या वो डिपेंडेंट है मेरे पे, नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही बेचारा मेरा भाई विकलांग है, काम नहीं कर सकता, तो वो मेरे पे डिपेंडेंट है। वैसे ही मेरी बहन अगर शादी करके दूसरे घर चली गई तो डिपेंडेंट नहीं मेरे में, ठीक है, क्लियर। चलो अगला है इकोनॉमिक बायकॉट। अब इन दोनों को साथ में पढ़ना एकदम इजी है, इकोनॉमिक बायकॉट और सोशल बायकॉट। ये आपको पूछता है एग्जाम में, पूछा भी है, ठीक है। सोशल बायकॉट मेरे हिसाब से पूछा है आपको, है ना। अब क्या होता है, सीधा सीधा मतलब यार, अगर देखो जैसे आप किसी से बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बिजनेस का, नॉर्मल व्यक्ति के साथ करते ना, पैसा लेना, पैसा देना, उसको ऑफिस में बुलाना, डील करना, अगर आप उसके साथ इसलिए ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एसटी या एससी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो उसके लिए आप उसको इकोनॉमिकली बॉयकॉट माना जाएगा उसको। देखो लिखा है रिफ्यूजल टू डील विद वर्क फॉर हायर और टू डू बिजनेस विद अदर पर्सन, टू डिनाई अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग एक्सेस टू सर्विसेज, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉर्चुनिटीज और रेंडरिंग सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। मतलब वो पैसा भी दे रहा है और आप उसको बोलो कि नहीं तेरे साथ डील नहीं करना मेरे को, ठीक है। उसके बाद refuses to do anything on the terms on which things would be commonly done in ordinary course of business। मतलब कि क्या है भाई, नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस क्या बोल रहा है, आपको ऑफिस में आ रहा है, आपको बैठना है, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना और जाना है, लेकिन आप नहीं बुला रहे उसको, क्यों भाई, तुम इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसलिए। तो ये भी क्या एक तरीके से इकोनॉमिक बॉयकॉट है उनका, ठीक है। उसके बाद टू एब्सेंट फ्रॉम प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशन और वुड मेंटेन विद अदर पर्सन। मतलब जैसे आप दूसरों से बिजनेस रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, अगर उसके साथ आप नहीं कर रहे हो तो भी एक तरीके से क्या है, इकोनॉमिक बॉयकॉट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं एसटी या एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, अब मैं किसी कोचिंग में आ रहा हूं पढ़ाने के लिए, मेरे को बोला भाई ठीक है तुम ऑफिस में बैठो, सीधे जाओ क्लास में पढ़ा के आओ, तो क्या है, एक तरीके से मेरे को इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जा रहा है, किस लिए, मेरी कास्ट को लेकर के। तो ये भी इस डेफिनेशन के अंदर आएगा, है ना, क्लियर। सोशल में क्या होगा, अब इसमें सेम चीज है, अगर किसी सोशल रिचुअल है, कोई कस्टमरी है, अब कहीं फंक्शन हो रहा है कोई सोशल, वहां पर बोल दिया भाई तुम यहां नहीं आ सकते, क्लियर है। इकोनॉमिक बॉयकॉट इकोनॉमिक चीज से रिलेट करता है और सोशल बॉयकॉट सोशल चीज से, किसी शादी ब्याह के फंक्शन में या कोई भी अनुष्ठान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या कोई पूजा पाठ हो रहा है, कोई मड़ई मेला हो रहा है, सब में, ठीक है। चलो विक्टिम कौन होगा, जिसके साथ घटना हुई है या उसका डिपेंडेंट लीगल गार्जियन, ठीक है। पहला 2 लाइन छोड़ देना, हार्ड है उसको मत देखना, वो घुमा के दिया है। हु लास्ट सेकंड लाइन के लास्ट से मार्क कर लेना, हु हैज सफर्ड एंड और एक्सपीरियंस फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉनेटरी हार्म और हार्म टू हिज प्रॉपर्टी, या तो उसको हार्म हो रहा है या तो उसके प्रॉपर्टी को हार्म हो रहा है, किसी भी तरीके से, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध उसके साथ किया जा रहा है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति के साथ किया जा रहा है अपराध वो विक्टिम होगा। और इसमें कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं, उसके परिवार वाले, रिलेटिव, उसके हाँ गार्जियन और लीगल हेयर, ठीक है, क्लियर। चलो डेफिनेशन आपको, हाँ डाउट है कुछ, ठीक। अब आगे इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है वही डाला हूं इस एक्ट में, तो ये 4 डेफिनेशन आप एकदम रट लेना अच्छे से, चारों में से कुछ भी आपको पूछ सकता है, चारों एमपी है। उसके बाद जो पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज है, ठीक है, ये आपको पूछा भी हुआ है और पूछेगा भी आगे जाकर के, ठीक है। इसको पलटाओगे देखो कितना ड्रॉ है इसमें टोटल, 26, 27, लगभग 27, 28, 29, लगभग 29 से 30 अपराध हैं। कि कैसे कैसे इसमें क्या एकदम डिस्क्राइब किया ना इस एक्ट में, कि कैसे कैसे एक एसटी एससी व्यक्ति के साथ कैसे कैसे अपराध हो सकते हैं।
बहुत इजी है, दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है और बहुत इजी अपराध है, ठीक है। 29 में से आप अगर 15 भी याद रख लोगे तो काफी है। 15 मार्क्स का मैक्सिमम पूछेगा आपको, और पूछा भी है 15 मार्क्स में, है ना, और आगे भी पूछेगा तो याद कर लेना, बहुत इजी, देखते हो पढ़ते जाते हैं। पहला, पुट्स एनी इनेडिबल और एबनॉक्सियस सब्सटेंस इनटू द माउथ ऑफ द मेंबर ऑफ, है ना। अब इसका मतलब क्या है, उसके मुंह में किसी भी तरीके का कोई भी ऑप्शंस, क्या एबनॉक्सियस को क्या बोलेंगे यार, कोई भी अनप्लीजेंट टाइप का, नहीं नहीं, वो तो इनएडिबल में आ गया, जो खाने लायक ना हो उसके मुंह में डालना, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझाओ, किसी व्यक्ति का समझ लो एग्जांपल के लिए पेशाब, ठीक है, वो क्या हो गया, एक ऑफेंसिव चीज हो गया। हाँ, इसका मतलब होता है सीधा सीधा ऑफेंसिव या अनप्लीजेंट, इस वर्ड का मतलब, ठीक है। तो अब वो क्या है, इनएडिबल तो ऐसे भी नहीं है, वो खाने योग्य, लेकिन ये वो है ना। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो कि खाता ही नहीं है मांस, आप उसके मुंह में मांस भर रहे हो, ठीक है, तो वो इनएडिबल में नहीं आएगा, वो इसमें आएगा, अनप्लीजेंट में आएगा, ठीक है। सीधे सीधे याद रखना यार, ऐसा चीज जो उसको नहीं खिलाना चाहिए था, या जो उसको, हाँ, उसके मुंह में डालना। क्यों डालना, यहाँ जितना भी आप चीज पढ़ोगे उसका एक ही उद्देश्य है कि वो इस उद्देश्य कर रहा है कि वो एसटी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तभी, है ना। सिर्फ किसी भी के साथ करना ये अपराध नहीं है, और आप ये जानते हुए भी कि वो इस कैटेगरी का व्यक्ति है, ये अपराध करना, हाँ, ठीक है। अगला एकदम आसान है, मैं पढ़ाते जा रहा हूं फटाफट। अगर उसके प्रेमाइसेस में, जहां पर वो रखा हुआ है अपना रहता है, ठीक है, या जहां उसका गैरेज वैरेज जहां भी वो काम करता है, उसके प्रेमाइसेस में कोई भी कचरा फेंक के चले जा रहा हूं सीधा सीधा, ठीक है। क्यों फेंक के जा रहे हो, ये सोच करके कि भैया एसटी एससी इसलिए फेंक के जा रहा हूं, यहां पर बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ना वो। उसके बाद फिर उसका इंटेंशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई, हालांकि लोग क्या करते हैं एसटी एससी एक्ट का इसलिए मिसयूज करते हैं, किसी को गाली बक दिया तो भैया एसटी एससी एक्ट लगा देते हैं, किसी महिला के साथ कोई, है ना, कोई भी छेड़छाड़ हुआ तो छेड़छाड़ तो लगेगा, साथ में 354 वगैरह लगा, साथ में एसटी एससी एक्ट भी जोड़ दिया। लेकिन यहाँ वहां पर आगे जाके कोर्ट में बच जाते हैं। क्यों बच जाते हैं, क्योंकि कोर्ट भाई एक्ट आपका ये बोल रहा है कि उसका इंटेंशन आपसे छेड़छाड़ करने का क्यों है, ये जानते हुए भी कि आप इस जाति से आती हैं, इस जनजाति से आती हैं, उसके बाद भी वो जानबूझ करके, है ना, आपका अपमान करने के लिए, इस जाति का अपमान करने के लिए वो ऐसा हरकत कर रहा है। हाँ, अगर ये इंटेंशन प्रूफ हो जाता है कि ये जान रहा है कि मैं इस कैटेगरी की हूँ महिला, और उसका, है ना, उसके लिए मेरे को अपमान कर रहा है इस कैटेगरी होने के नाते, और मेरे साथ ये कर रहा है, तब वो एसटी एससी एक्ट वहां पर लागू होगा, वगैरह नहीं होगा। लेकिन पुलिस वाले इतना नहीं देखते, तुरंत एफआईआर कर देते हैं एसटी एससी एक्ट में भी, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला, कॉजेस इंजरी, इंसल्ट और अनॉयंस टू एनी मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, डम्प्स एक्स्ट्रा वेस्ट मैटर कैरकेसेस, मतलब कोई एनिमल का डेड बॉडी वगैरह, है ना, और एनी एबनॉक्सियस सब्सटेंस इन हिज नेबरहुड, मतलब क्या है, उसके घर में, उसके प्रेमाइसेस में कर रहे हैं तो भी अपराध है, उसके पड़ोस में भी फेंक दे रहे हैं। अब वो तो बोलेंगे भैया मैं तो पड़ोस में तुम्हारे फेंक रहा हूं, तुम्हारे बगल में खेत है, अब गांव में किसी का घर है तो घर में फेंकना अलग, पड़ोस में भी अगर आप फेंक रहे हैं, क्या ये सोच करके कि वो एसटी एससी है, ठीक है, तो वहां फेंकना चाहिए मेरे को, ये सोच करके तो वो भी अपराध है। अगला, गार्लैंड्स विद फुटवियर और परेड्स नेकेड और सेमी नेकेड मेंबर ऑफ, समझ में आ गया सबको। अगला, फोर्सबली कमिट्स on a member of scheduled caste or scheduled tribe any act such as removing clothes from the person, forcible tonsuring of the head, मतलब सर मुंडवाना, removing moistures, मूछ मुड़ाना, फेस पेंट कर देना, इस तरीका कोई भी एक्ट किया जाता है जिससे उसकी जो ह्यूमन डिग्निटी है ना, वो खतरे में आती है, कम होती है, तो वो भी ऑफेंस है ना। ये सारे ऑफेंसेस हैं, ये आपको याद करना है, कितना इजी ऑफेंस है ना। उसके बाद अगला, wrongfully occupies और cultivates any land, ठीक है। अब मैं जानबूझ करके, भाई मैं जान रहा हूं कि ये एसटीसी व्यक्ति है और उसका लैंड को क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया, जबरदस्ती अपना बाड़ा डाल दिया और उसमें कल्टीवेट करने लगा, या दूसरा कोई यूज करने लगा, कोई कंस्ट्रक्शन करने लगा, तो वो भी अपराध है, ठीक है। अब अगला है wrongfully disposes a member, मतलब कि अब मैं किसी को उसी खुद की जमीन से डिस्पोजेस कर दिया, हटा दिया उसको उसकी जमीन से, तो भी वो अपराध है, ठीक है। देख लो, पढ़ लो, और कुछ समझ नहीं आ रहा है यहां तक तो ऐसा क्लियर है। अगला बढ़े, आगे बढ़े। अगला आई है, मेक्स मेंबर और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू डू बेगार और फोर्स और बॉन्डेड। अब किसी को आप जबरदस्ती बेगारी काम करवा रहे हो, बॉन्डेड लेबर का अपने घर में मजदूरी करा रहे हो, उसे काम करवा रहे हो, उसको पैसा नहीं दे रहे हो, भाई तू एसटी एससी तेरे को पैसा नहीं देंगे, तो ये भी अपराध है, ठीक है। उसके बाद कंपेल्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू डिस्पोज और कैरी ह्यूमन और एनिमल कैरकैसेस और टू डिग ग्रेव्स, मतलब कि भाई किसी आप एसटी एससी मेंबर को बोल रहे हैं शेड्यूल कास्ट के कि तुम जाओ गड्ढा खोदो, है ना, और गड्ढा खोद के इस जानवर को दफनाओ, या किसी, है ना, मृतक शव को दफनाओ किसी ह्यूमन के, उसके लिए आप उसको मजबूर कर रहे हैं, ठीक है, तो भी वो अपराध है। हाँ, खुद की इच्छा से खोद रहा है तो अपराध नहीं है,
पैसा कमाने के लिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि भाई तुम इस जाति क्या, तो चलो खोदो गड्ढा, तुम्हारा यही काम है, तो अपराध है ना। उसके बाद अगला मेक्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट ट्राइब। देखो जितना है ना ये सब लिखा है, मेक्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये सबको हाईलाइट नहीं करना है, मार्क करना है। टू डू मैनुअल स्कैवेजिंग और एम्प्लॉयज और परमिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर और सच पर्पस। इतना लंबा है, तो इसमें से आपको याद क्या करना है, बस 2 वर्ड, डू मैनुअल स्कैवेजिंग, बस इतना याद करना है आपको, ठीक है। इसका मतलब पता है सबको, वही गटर वटर में काम करना, ठीक है। अगला परफॉर्म्स और प्रमोट्स डेडिकेटिंग अ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वुमेन टू अ डेटी आइडल ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप टेंपल और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एज अ देवदासी। पता है ये सबको क्या होता है कि बताऊं? हाँ रख लेते हैं भाई महिलाओं को कि तुम देवदासी हो, चाहे उसके बाद उसका कोई भी किसी तरह से इस्तेमाल करे उस महिला का, लेकिन उसको आप ऐसा रखना कि तुम देवदासी हो बना करके रखना, वही अपराध है, ठीक है। खुद से रह रही तो बात अलग है ना। चलो अगला फोर्सेस और इंटिमिडेट्स और प्रिवेंट्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब। वोट दो बोल रहा है, तुम इसको वोट दोगे, तुम इसको वोट नहीं दोगे, तुम यहां पर इलेक्शन में खड़े होगे, इलेक्शन में नहीं खड़े होगे, सब अपराध है, ठीक है। ऐसा किसी को भी फोर्स करना, खुद की इच्छा से हो रहा था, यहाँ कोई अपराध नहीं है, ठीक है। अगर आप उसको फोर्स कर रहे हो ये मान करके कि एसटी एससी कम्युनिटी का आदमी है, ठीक है, ये हमारे गांव में वोट नहीं डाल सकता, ठीक है, तो इतना बोलना भी और इतना करना भी अपराध है। क्लियर है? चलो आप नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दे रहे हो, भाई हमारे गांव में तुम नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते इलेक्शन के लिए, ये भी अपराध है, उसको रोक रहे हो तो, ठीक है। हाँ किसी और कारण से रोक रहे हो, भले वो एससी एससी व्यक्ति है, किसी और कारण से आप रोक रहे हो तो वो अपराध नहीं है, ठीक है, ये याद रखना बार बार ना। और हर सेंटेंस के बाद आप कोई भी अपराध लिखोगे तो लिख देना बिकॉज ही बिलोंग टू दिस कम्युनिटी, है ना, बस ये लिखना। उसके बाद अगला फोर्सेस और intimidates or obstructs a member of scheduled caste who is member of chairperson or a holder of any other office of a panchayat of the constitution or municipalities under section 9A of the constitution from performing their normal duties and अब कोई भाई पंचायत का सदस्य है या नगर निगम का कोई सदस्य है, ठीक है, अब वो कोई काम कर रहा है जिसको ड्यूटी अलॉटेड है, ठीक है, जाके इंस्पेक्शन करना, बाड़ा लगवाना या कोई भी ग्राम सभा में बैठना। अब आप बोल रहे हो कि तुम यहाँ ये काम नहीं कर सकते, तुम हमारे एरिया में नहीं आ सकते क्योंकि तुम इस कास्ट या कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो वो भी अपराध है, ठीक है। क्लियर? शांत क्यों नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। उसके बाद फिर आफ्टर द पोल कॉजेज हर्ट असॉल्ट और इम्पोजेस और थ्रेटन्स टू इम्पोज सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट अपॉन अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और प्रिवेंट्स फ्रॉम अवेलिंग बेनिफिट्स ऑफ एनी पब्लिक सर्विस विच इज ड्यू टू हिम, ठीक है। अब पोल खत्म हो गया, चुनाव खत्म हो गया, अब उसके बाद किसी व्यक्ति को कोई सुविधा मिलनी चाहिए थी एसटी एससी कैटेगरी के, उसको वो सुविधा न दी जाए, ये भी अपराध है। इजी है ना सारा, ठीक है। कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब फॉर हैविंग वोटेड और नॉट हैविंग वोटेड फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और फॉर हैविंग वोटेड इन अ मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ। अब भाई किसी को वोट करना था किस तरीके से और आपने उसको उस तरीके से वोट नहीं करने दिया, या वोट करने दिया तो जिस कैंडिडेट के लिए आपको करवाना था नहीं करवाया, तो सब में अपराध है, पूरा एक ही है, उसको बांट दिया अलग अलग, है ना। उसके बाद गिव्स एनी फॉल्स और फ्रिवलेस इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट। अब किसी भाई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मेंबर है, उसको परेशान करने के लिए आप किसी भी लोक सेवक को, जैसे पुलिस को जबरदस्ती गलत इंफॉर्मेशन दे दिए, या आपका जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष उसको गलत इंफॉर्मेशन दे कि भाई फलाना आदमी ये काम कर रहा है, जाके देखो उनके यहाँ मांस पका रहा है, चमड़ा निकाल रहा है, कोई भी ऐसा झूठा आरोप लगाना उसकी तरफ से ना, गलत इंफॉर्मेशन देना, सिर्फ इंफॉर्मेशन देना ही अपराध है यहाँ पर, ठीक। अगला S point intentionally insults or intimidates with intent to humiliate a member of scheduled caste scheduled tribe in place within public view। किसी के पब्लिक के बीच में, है ना, उसको बदनाम करना, ये जान करके कि ये इस जाति से बिलोंग करता है, उसकी जाति को दर्शाते हुए उसको बदनाम करना किसी भी तरीके से, कुछ भी बोल करके, दिखा करके, सुन करके, सब इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अब्यूसेस एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बाय कास्ट नेम इन एनी पब्लिक। अब ये आ गया टी, इंपॉर्टेंट है, जो सुनते हो ना, इनको इस कास्ट के नाम से नहीं बुला सकते, वो यही वाला है ना, उनके कास्ट के आपको बोलना है तो शेड्यूल ट्राइब बोलो, शेड्यूल कास्ट बोलो, ठीक है। कुछ वर्ड प्रोहिबिटेड है वो आप यूज नहीं कर सकते उनके लिए, है ना। एस तक पहुंचे ना, टी हो गया अपना। यू destroys, damages or defiles any object generally known to be beheld sacred or in high esteem by members of scheduled caste scheduled tribe। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग किसी को अपना भगवान मानते हैं
या अपना पूजा करते हैं ना, या अपना हाई स्टीम को मानते हैं, उसको आप डिफेम करते हो किसी तरीके से, जैसे कि होता है अब पूजा करे गुरु घासीदास बाबा का, तमिल लोग करते हैं ना, पोल का है ना, हाँ जैत काम का, अब उसको कोई व्यक्ति जाकर के उसमें थूक रहा है या किसी तरीके से अपमान कर रहा है ना, तो नहीं करना चाहिए उसको भाई, तो इसलिए वो है ना, अब वो बोलेगा मैं तो सिर्फ थूका हूँ, क्या अपराध है, तो वो एसटीसी में एक्ट में आएगा, है ना। जनरली आप किसी दूसरे खंभे में जाके थूकेंगे तो वो अपराध नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको वो पूजा करते हैं, भगवान टाइप को मानते हैं, तो आप वो अपराध आ गया, अपराध बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ हाँ नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज द एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट मीन्स कोई स्टैच्यू हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है और कोई पोर्ट्रेट हो सकता है, तीनों। आप फोटोग्राफ का भी अगर इंसल्ट कर रहे हैं तो वो भी ऑफेंस है इस एक्ट में, ठीक है। अब अगला भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बाय वर्ड्स आइदर रिटन और स्पोकन, आप शब्दों के द्वारा, ठीक है, किसी भी तरीके से, या कुछ दिखा करके, या कुछ है ना प्रिंट करके, या किसी भी तरीके से, ठीक है। आप क्या करते हैं, किसी भी एसटी या एससी व्यक्ति को, एसटी या एससी कैटेगरी के व्यक्ति को डिफेम करते हैं, ठीक है, उसके खिलाफ इल हेट्रेड फैलाते हैं, मतलब भाई देखो ये इस कैटेगरी का आदमी है ना, ऐसा करके बोलना, जैसे बोलना पब्लिक प्लेस में सब खड़े हुए हैं, किसी के खिलाफ कुछ दिखा करके यार ये तो ऐसा आदमी है, इस कैटेगरी का आदमी है, तो ये अपराध है, ठीक है, इसके अंदर का, चाहे वो बोल करके हो, चाहे लिख करके बोल दे हो, सब में, ठीक है। कि दूसरे के मन में क्या भावना पैदा होनी चाहिए, इनेमिटी की, मतलब कि भाई हीन भावना पैदा होनी चाहिए, सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद इंटेंशनली टचेस अ वुमन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नोइंग दैट शी बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, व्हेन सच एक्ट ऑफ टचिंग इज ऑफ अ सेक्सुअल नेचर एंड इज विदाउट रिसिपिएंट्स कंसेंट, ठीक है। समझाना क्या होता है इसको, क्लियर है सबको, ठीक है। अगला, uses words, act और gestures of sexual nature towards a woman belonging to a, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है। corrupts और false water of any spring, ये तो एकदम इजी है भाई, आप, ठीक है, क्लियर। why denies a member of scheduled caste, scheduled tribe any customary rights passage, अब देखो भाई कोई ऐसा रास्ता है, मंदिर जाने का रास्ता है सॉरी कहाँ पहुंचे थे अपन, हाँ, डिनाइज ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एनी कस्टमरी राइट ऑफ पैसेज टू अ पब्लिक प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट और ऑब्स्ट्रक्ट सच मेंबर एज टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम यूजिंग और हैविंग एक्सेस टू अ पब्लिक रिसोर्ट टू विच अदर मेंबर ऑफ पब्लिक और एनी अदर सेक्शन देयर ऑफ हैव अ राइट टू यूज और एक्सेस टू। अब भाई कोई कुछ भी हो सकता है, जैसे थिएटर मान लो एग्जाम्पल की, बाकी लोगों को अधिकार है थिएटर जाने का, सबको अधिकार है, अब आप किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के व्यक्ति को ये बोलते हो तुम इस कैटेगरी में आते हो, तुम नहीं जा सकते, अपराध है इसमें, ठीक है, क्लियर। उसका फोर्सेस और कॉसेस ए मेंबर ऑफ एसटी और एससी टू लीव हिज हाउस, विलेज और अदर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, ठीक है। जो समझ नहीं आएगा पूछ लेना, समझ में आ रहा ना, सब इजी इजी है। उसके बाद अब लास्ट आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेंट इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू एनी एक्शन टेकन इन डिस्चार्ज ऑफ अ पब्लिक ड्यूटी। अब इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर कोई अपनी पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, और वो उसके द्वारा ये ऊपर हम जितना अपराध पढ़े हैं उसमें से कोई अपराध हो गया, ठीक है, तब वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब मान लो मैं पुलिस वाला हूँ भाई, अब मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ये ड्यूटी कि तुमको रोकना पर्टिकुलर जगह जाने में, अब तुम कंप्लेंट कर दिए, भाई पुलिस वाला जान रहा है मैं एसटीसी का हूँ, यही सोच करके जानबूझ के मेरे कैटेगरी का फायदा उठाने के लिए, है ना, उठाते हुए बोल रहा है कि मेरे को यहाँ तुमको नहीं जाना है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को तो ड्यूटी मिला है ऊपर से कि इनको भाई यहाँ पर किसी व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, तो मैं पर्टिकुलर तुमको रोक नहीं रहा हूं, मैं सबको रोक रहा हूं, तो यहां पर तुम्हारा कास्ट की वजह से मैं नहीं रोक रहा हूं, मैं अपनी पब्लिक ड्यूटी निभा रहा हूं इसलिए मैं रोक रहा हूं, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, मार्क कर लेना इसको, है ना। उसके बाद अगला जेड ए क्या बोल रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट और प्रिवेंट अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी मैनर विद रिगार्ड टू, और क्या बोल रहा है, किसी को भी ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, बाधा पहुंचाना, ठीक है, कैसा, तो ये पूरा जो लाइन से नीचे दिया हुआ है एकदम इजी है, यूजिंग कॉमन प्रॉपर्टी, रिसोर्स ऑफ एरिया, ब्यूरियल और क्रिमिनेशन ग्राउंड इक्वली विथ अदर्स और यूजिंग एनी रिवर, स्टीम, स्प्रिंग वेल, टैंक, है ना, वाटर टैप, क्या चीज, आर्टिकल, उस पर तो छोटा डेफिनेशन है, इसमें बड़ा करके दिया है, वो तो सिर्फ 4-5 वर्ड दिया कि आपको भाई कास्ट के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, एक वर्ड है वो छोटा है। आर्टिकल 15 के लिए आप भाई सीधा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो नहीं जाओगे, सीधे सीधा आप जाओ ना यहाँ पर फायर करो, आप ही बोलोगे कि मेरे को डिस्क्रिमिनेट किया है,
तो आर्टिकल 15 थोड़ा लगाएगा एफआईआर में, ठीक है, वो ये सेक्शन लगाएगा। अगर आप भाई किसी एसटी एससी व्यक्ति को अगर आप बोल रहे हो कि भाई तू इस कैटेगरी का है, तू यहाँ जाके पानी नहीं पी सकता, ये उसी का बता रहा है ए पॉइंट जो है, ठीक है। आप उसको कहाँ रोक रहे हैं, किसी भी कॉमन प्रॉपर्टी एरिया में रोक रहे हैं, जैसे कोई मुक्ति धाम हो गया, ब्यूरियल एरिया दिया हुआ है ना, जहां पर है ना उसका कोई रिवर में, कोई स्ट्रीम में, कोई कुआं से आप पानी भरने के लिए मना कर रहे हैं, तो वो आपके ऊपर सीधा एफआईआर क्या करेगा, इस सेक्शन में एफआईआर होगा ZA, सेक्शन 3 सब क्लॉज ZA, है ना, ऐसा एफआईआर होता है इस सेक्शन में। उसके बाद क्या लिखा अगला, साइकिल चलाने से मना करता है भाई, मोटरसाइकिल चलाने से मना करता है, या फिर जूता पहनने से मना करता है, या नया कपड़ा पहनने से मना करता है किसी पब्लिक प्लेस में, ठीक है। उसके बाद कोई शादी का जगह है, शादी कर रहे हैं भाई वो लोग, तुम बोल रहे हो भाई तुम शादी में घोड़ा नहीं यूज कर सकते, आगे लिखा हुआ है, ये सारी चीजें अपराध है ना। इंटरिंग एनी प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज ओपन टू पब्लिक, आप कोई मंदिर में आने से आप मना कर रहे हैं, मस्जिद में आने से मना कर रहे हैं, गिरजाघर में आने से मना कर, कहीं पे ना कर रहे हैं ना। डी, किसी भी स्कूल में, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी डिस्पेंसरी में, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, या दुकान में, है ना, या किसी भी एरिया में आप जाने से उनको मना कर रहे हैं जो कि पब्लिक के लिए खुला हुआ है। हाँ, अब मैं अपना पर्सनली अपने घर में बना लिया मूवी हॉल, तो मैं मना कर सकता हूँ उसको कि नहीं भाई तुम नहीं आ सकते यहाँ देखने के लिए, क्यों, क्योंकि मेरा प्राइवेट है, वो पब्लिक के लिए नहीं खुला है, ठीक है। यहाँ हर जगह एक्सेप्शन है ना। उसके बाद अगला, प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड, अब तुम किसी को मना नहीं कर सकते कि तुम किस कैटेगरी के व्यक्ति हो तो तुम ये प्रोफेशन नहीं कर सकते, है ना। ये भी हमारे पास कौन सा में आर्टिकल 19 में, किस में है, 19 में है ना, ट्रेड करने का अधिकार, राइट टू ट्रेड, फ्री ट्रेड, राइट टू फ्री ट्रेड है शायद 19(1) F में, 6 में, जो भी है, ठीक है, 6 ही तो है क्या, 19(1) में 6 है ना, 6 में 6वां होगा, हाँ, राइट टू फ्री ट्रेड, हाँ। तो उसी की तरीके से है ना, आप उसको सिर्फ कास्ट कम्युनिटी की वजह से आप कोई भी ट्रेड करने से नहीं रोक सकते। उसके बाद अगला क्या है, ZB आ गया, कॉसेस एनी फिजिकल हार्म और मेंटल एगोनी ऑफ ए मेंबर ऑफ ST और SC ऑन एलिगेशन ऑफ प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट और बीइंग वीच, वही आप बोल रहे हैं कि भैया तुम इस कैटेगरी की औरत हो इसलिए तुम टोनी हो, ठीक है, या डायन हो, जो भी हो, जो वर्ड लेयर, विच क्राफ्ट मतलब वही होगा ना, चुड़ैल हो, है? हाँ, तो वो सबके लिए है, वो ये सिर्फ ST SC के लिए है। यहाँ पर वो तो जुड़ेगा टोनी प्रधान, आप उसको अगर आप टोनी बोल रहे हो ये जान करके कि ये इस कास्ट या इस ट्राइब की आती है, तो वो वहां की धारा आपको पनिशमेंट मिलेगा, साथ में ST SC भी जुड़ जाएगा। क्लियर हुआ। उसके बाद फिर इम्पोजेस और थ्रेटन्स अ सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ एनी पर्सन और ए फैमिली और ए ग्रुप बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, वही जो अपन पढ़े डेफिनेशन में कि सोशल बॉयकॉट क्या होता है, इकोनॉमिक बॉयकॉट। अब हम लोग बोल दिए भाई एक गांव में रहते हैं, हमारे गांव में, कि भाई आप पर्टिकुलरली इन 3 घर को जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई भी इनके साथ ट्रेड नहीं करेगा, कोई सामान नहीं देगा इनको, तो क्या है ये इकोनॉमिक बॉयकॉट। इसको किसी भी हमारे संगठन में, समाज में घुसने नहीं देंगे, ये क्या हुआ, सोशल बॉयकॉट। ऐसा कोई भी इनके ऊपर इंपोज करता है ऐसा कोई पनिशमेंट, है ना, या रेस्ट्रिक्शन, तो वो पनिशेबल होगा। अब जो ऊपर बताया हम पूरा कितना, A से लेकर के ZC तक, अगर इनमें से कोई भी अपराध कोई भी व्यक्ति करता है, ठीक है, तो उसके लिए सजा कितना है, shall not be less than 6 months which may extend to 5 years। ये तो रट्टा याद हो जाना चाहिए, ठीक है, मस्त। अगर 8 नंबर का पूछता है तो 8 अपराध लिख देना, अपने मर्जी से छांट के लिख लोगे ना आराम से। कोई है जो नहीं लिख पाएगा 8? पढ़ना व्यर्थ है उसका अगर नहीं लिख पाएगा इसको भी, तो ठीक है। और ये पूछता है ना, हर साल आपको पूछ रहा है, ST SC एक्ट का एक क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा, ठीक है। तो मिनिमम कितना, 6 महीने का सजा और 5 साल तक का सजा, याद रख लेना है इसको, एंड विथ फाइन, ठीक है। 8 नंबर का पूछता है तो 8 को लिख देना कोई भी अपराध, और लास्ट में एक लाइन में इसको लिख देना, ठीक, क्लियर। अगला इसमें बताया है whoever not being a member of ST और SC, ठीक है। अब ठीक है, अगला gives or fabricates false evidence intending thereby to cause or knowing it likely to be that will thereby cause any member of ST or SC to be convicted of an offense which is capital by law for the time being in force shall be punished with the imprisonment for life or with fine। इसको मार्क कर लेना, for the imprisonment LI का पनिशमेंट है और फाइन है। किस चीज के लिए, अब देखो कोई ट्रायल चल रहा है कहीं पर या फिर किसी को कन्विक्ट किया गया है किसी भी मामले में, कन्विक्ट मतलब, या फिर अब जैसे कि कोई किसी को पुलिस पकड़ के लाई है, किस कैटेगरी का है वो, ST या SC, यहाँ जितना अपराध हो रहा है ST और SC के खिलाफ हो रहा है, ठीक है। अब मैं गया, मेरे को बुलाया,
ठीक है, अब मैं आता हूँ अपर कास्ट में, मेरे को वो पसंद नहीं है, मैं उसके खिलाफ झूठा गवाही दे दिया, चाहे स्टेशन में दिया या जाके कोर्ट में मेरे को बुलाया गया ट्रायल के लिए। अब मैं जान रहा हूँ कि एस टी कैटेगरी का व्यक्ति है ना, इसको मेरे को सजा दिलाना है, और मैं क्या किया, झूठा एविडेंस देकर के आ गया, और उससे उसको क्या हो गया, कैपिटल पनिशमेंट मिल गया, लिखा है, मतलब उसको क्या है, मृत्युदंड का सजा मिल गया। ठीक है, हाँ एक मिनट ना, इसको मैं क्लियर कर रहा हूं। कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस कैपिटल बाय पनिशमेंट, हाँ ठीक है, ठीक है, अगर मैं फैब्रिकेट कर रहा हूं, अगर उसको कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ पनिशमेंट, और उसको मृत्युदंड की सजा मिल गई, ठीक है, तो मेरे को सजा कितने मिलेगी? मृत्युदंड नहीं, LI। अरे पूरा पहले जितना पढ़ा उतना तो पढ़ो, ठीक है, कितनी सजा मिलेगी उसको? LI की। हाँ अब आगे पढ़ना, अगर कोई ऐसा इनोसेंट मेंबर है जिसने वो काम किया ही नहीं, बेचारा जान ही नहीं रहा है, उसको मेरे झूठे गवाही की वजह से या मेरे कोई फैब्रिकेट करने की वजह से किसी चीज को या एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहा हूं और उसको सजा मिलती है, तब मेरे को कितना मिलेगी? सीधा डेथ पनिशमेंट। देखो अच्छे से पढ़ना, क्या करता है, फॉल्स एविडेंस दे रहा है, ठीक है, या किसी भी तरीके से ऐसा कोई भी हरकत कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि ST और SC कास्ट का नहीं है, ठीक है, अब मतलब कि इसका हाँ नहीं है मतलब क्या है, कोई ST SC व्यक्ति का ट्रायल चल रहा है भाई, ठीक है, उसमें गवाह मैं भी हूं, ठीक है, अब गवाह मैं भी हूं और मैं आकर जानबूझ के उसके खिलाफ गवाही दे रहा हूं। क्यों खिलाफ गवाही दे रहा हूं? मेरी दुश्मनी से नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए उसको फंसा रहा हूं क्योंकि वो इस कास्ट का व्यक्ति है, तो उसको सजा हो जाए, बढ़िया मर जाए, ठीक है। अब अगर वो ट्रायल में कन्विक्ट हो गया, ठीक, अब बाद में पता चल रहा है किससे कन्विक्ट हो रहा है वो, 2 साल 4 साल के पनिशमेंट से नहीं, डेथ पनिशमेंट से, कैपिटल पनिशमेंट लिखा है, ठीक है, और बाद में पता चल रहा है कि मैंने झूठी गवाही दी थी, ठीक है, अब वो तो निपट गया है, ठीक है। अब मैं अगर दोषी पाया जाता हूं सॉरी, अगर मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे को सीधा सीधा पनिशमेंट कितना मिलेगा? LI का। और अगर कोई ऐसा इनोसेंट व्यक्ति है जिसने वो अपराध किया ही नहीं है, उसके खिलाफ अगर मैंने कोई एविडेंस लेकर के आया और बताया कि ये ऐसा व्यक्ति, इसने ऐसा किया है, और वो दोनों में क्या है, एक में तो कन्विक्ट हो रहा है सीधा सीधा, आपके अकेले के स्टेटमेंट से तो कोई फंसने नहीं वाला, ठीक है, एक में आरोपी है, एक में आरोपी नहीं है। इनोसेंट का मतलब ही क्या है यार? अरे भाई एक में आप अपराधी हैं और आपके खिलाफ मैं झूठी गवाही दे रहा हूं, और दूसरे में आप इनोसेंट हैं, सीधा सीधा बात है, इनोसेंट हो और जबरदस्ती आपको फंसाया हूं और आपको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, तो अपराधी को क्यों नहीं होगा यार सजा? तो झूठा गवाही क्यों दोगे आप? झूठी गवाही के लिए भाई, ये झूठी गवाही के लिए, सच्ची गवाही के देने के लिए क्यों आदमी पनिशमेंट देगा? वो तो उसका काम है। आपको देखो इसमें क्या बोल रहा है यार, ये तो एकदम इजी है। whoever gives or fabricates false evidence, पहले ही वर्ड में आपको बोल रहा है, ठीक है, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will cause thereby any member of scheduled caste or scheduled tribe to be convicted of an offense which is capital by the law for the time being in force shall be, बस ये तो पता है भाई। अगर आप किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कराने के लिए, दोष सिद्ध ठहराने के लिए, दोषी ठहराने के लिए झूठा बयान दे रहे हैं, झूठी गवाही दे रहे हैं, तो आपको सजा मिलेगी इतनी, ठीक है। लेकिन अगर वो इनोसेंट मेंबर है, बाद में पता चल रहा है वो इनोसेंट था और उसको गया, निपट गया हो, तो सीधा आपको डेथ पनिशमेंट मिलेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, नहीं वो अभी भी क्लियर है, ठीक है भाई। भाई आप वो कुछ भी रहे, आपको झूठी गवाही नहीं देना, सीधा सीधा मतलब है आपकी झूठी गवाही देने से अगर इफेक्ट हो रहा है, उसको अगर मृत्युदंड मिल जा रहा है सीधा सीधा, तो आपको मृत्युदंड मिलेगा, ठीक है। उसको कन्विक्ट करा दिए आप, चाहे वो किया हो चाहे ना किया हो, कन्विक्ट करा दिए, ठीक है, आपको सीधा सीधा LI का पनिशमेंट मिल जाएगा। अगला चलो हो गया, बाद में मेरे से पूछ लेना अगर नहीं समझ में आएगा आगे तो, ठीक है। सेकंड पॉइंट, गिव्स और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस इंटेंडिंग देयरबाय टू कॉज और knowing it to be cause, सेम चीज है, एनी मेंबर ऑफ SC और SC टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच इज नॉट कैपिटल, सीधा सीधा बात है। अगर कैपिटल का बता दिया, LI या डेथ पनिशमेंट, दो सजा आपको याद रखना है। इसमें क्या है, सबको पता ना LI क्या होता है, हाँ। और दूसरा क्या बता रहा है, अगर आपने ऐसी कोई गवाही दी है या कोई भी ऐसा एविडेंस को फैब्रिकेट किया है, ठीक है, जिससे उसको कितनी सजा मिल जाए, कैपिटल तो नहीं मिल रही है, डेथ तो नहीं मिल रही है, लेकिन कितना लिखा है इसमें, हाँ 7 साल या उससे ऊपर। अब किसी को 10 साल की सजा मिल गई आपकी झूठी गवाही देने की वजह से,
तो आपको सजा कितनी मिलेगी? 6 महीना से लेकर के 7 साल तक एंड फाइन। क्लियर है? आप समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है कि मिसचीफ बाय फायर or any explosive substance intending to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause damage to any property belonging to STC। अब क्या कर रहे हैं आप? आग लगा दी किसी के प्रॉपर्टी में, सामान रख के गया है, आग लगा दी। क्यों? आप जान रहे हो ये SC/SC कैटेगरी का व्यक्ति है, इसका सामान जला देते हैं। तो आपके लिए कितना सजा है इसमें? 6 मंथ से 7 ईयर्स। ठीक है, इजी है ये। मिसचीफ बाय फायर मतलब भाई किसी को रिस्टी बोलते हैं मिसचीफ को लॉ के लैंग्वेज। इसमें लिखा है क्या ट्रांसलेशन में? क्या लिखा है? रिस्टी लिखा है ना? क्या लिखा है मिसचीफ को? क्या लिखा है हिंदी में? अरे मैडम इसको नहीं बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब पूछ रहा हूं मैं आपको। मिसचीफ ठीक है, शरारत बोल लो आप। लॉ के लैंग्वेज में उसको रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे शरारत मतलब यार आप जानबूझ करके किसी को परेशान करने के लिए है ना आग लगा दी है भाई, उसका कोई प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिए, कार खड़ी हुई उसकी कार में आग लगा दी, सीधे सीधे मतलब है। ठीक है, आग लगा दी है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है ना, बम से उड़ा दिए। तो कितना सजा है इसमें? 6 महीने से 7 साल। सब में लगभग सेम पनिशमेंट है ना, नीचे का 2 में है ना। उसके बाद मिसचीफ बाय फायर, उसके घर में लगा दिया। अभी तक क्या कर रहे थे आप? उसके प्रॉपर्टी में, उसके किसी सामान में लगा रहे थे आग। अब कहां लगा दिए? उसके घर में, जहां वो रहता है। तो उसके लिए सजा बढ़ जाएगा। अब क्या हो गया? LI और फाइन, लास्ट वर्ड में दिए हुए। ठीक है, मिल गया सबको? अब आजीवन कारावास का सजा हो गया क्योंकि आपने उसके घर में आग लगा दी। ठीक है, अगला, कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर IPC पनिशेबल फॉर इम्प्रिजमेंट 10 ईयर्स और मोर अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी। मतलब आप भारतीय दंड संहिता में जो अपराध दिया हुआ है और जिसके लिए सजा कितनी है? 10 साल या 10 साल से ज्यादा। ठीक है, ऐसा कोई आप अपराध कर रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको पनिशमेंट कितनी है? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विथ फाइन। क्लियर? समझते आ रहे हो ना? ऐसा कोई लाइन है जो समझ ना आया हो किसी को यहां तक? नहीं ना, चलो बढ़िया। उसके बाद अगला है, commits any offence specified in schedule against a person or property knowing that such person is a member of ST or SC or such property belongs to such member shall be punishable with the punishment as specified under the IPC and also be liable to fine। सीधा सीधा मतलब भाई अगर कोई ये जानते हुए भी, ठीक है, शेड्यूल में दिया हुआ है, कोई भी अपराध करता है, शेड्यूल में क्या है अभी जितना अपराध हम लोग बताए, ठीक है, कोई भी अपराध करता है तो IPC का जो अपराध है वो अलग रहेगा और ST/SC एक्ट का अपराध अलग रहेगा। अगर आप मारपीट कर दी किसी ST/SC व्यक्ति के साथ, ये जानते हुए भी, ठीक है, जानते हुए कि ST/SC इसलिए मारपीट कर रहा हूं, तो आपको क्या है, जान रहे हो, पब्लिक प्लेस में बता रहे हो कि तू ये जो भी उसके नाम है ना, उसका वर्ड यूज करके गाली भी दिए, तो क्या है आपके ऊपर 294 तो लगेगा IPC का, और साथ में ST/SC एक्ट में जैसे कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 1, और मान लो आप बोल दिए पब्लिक प्लेस में उसको कोई वर्ड यूज कर लीजिए जो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए उस कम्युनिटी के खिलाफ, तो कौन से में अपन पढ़े थे? 10 में पढ़े हैं ना। 10 क्या है इसका? 3 1 10 का तो लगता है यार, ABCDE X होगा ना यार, X लिखा है कहाँ है? X में है ना? हाँ, X नहीं है, V। ये लग जाएगा आपके ऊपर धारा। समझ में आया एग्जाम्पल क्या समझाया मैं? ठीक है, अब लड़ाई झगड़ा हुआ और क्या लगेगा? 323 भी लगेगा, मारपीट, ठीक है, जान से मारने का धमकी दे दिया तो 506 भी लग जाएगा। तो ऐसा लगेगा, मतलब क्या FIR, ये FIR रजिस्टर्ड होता है इन सेक्शन पे, तो क्या होगा, ये IPC का सेक्शन है, ये IPC का, ये IPC का। अब ये नहीं बोल सकते भाई ये IPC में तो आप 294 कायम कर दी गाली गलौज का, ठीक है, वो तो ठीक है गाली गलौज किया, लेकिन आपके खिलाफ भी उसने वर्ड यूज किया आपकी कैटेगरी कम्युनिटी को लेकर के, तो ये भी एक धारा जुड़ जाएगा। क्लियर? ठीक, कहां पहुंचे थे अपन? अच्छा 6 पढ़ना ना। हाँ, नोइंगली और हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस हैज बीन कमिटेड अंडर दिस चैप्टर कॉजेस एनी एविडेंस। सीधे सीधे टेम्पर कर रहा है किसी भी एविडेंस को छिपाने के लिए। उसको पता चल गया भैया अब FIR हो गया मेरे खिलाफ, अब चलो जो सबूत है सबको सबूत को मिटा देते हैं। CCTV में लड़ाई झगड़ा होते हुए दिखा है, या उसको कोई भी है ना जूता चप्पल पहनाया हो, माला,
और घुमाए हो रोड में और वो किसी सीसीटीवी कैमरा में आ गया है, अब आप क्या कर रहे हो, जाके उस सीसीटीवी कैमरा को तोड़ दे रहे हो, क्या कर रहे हो आप, एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट है। तो इसके लिए लिखा है कि जिस अपराध को करने के लिए आप, अपराध हुआ है उस अपराध को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए, है ना, आप जो एविडेंस को टेम्पर कर रहे हो तो आपको सेम अपराध का सजा मिलेगा। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट पेज। लास्ट है, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट कमिट्स एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई लोक सेवक है, ठीक है, और वो इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध कर रहा है, इस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 3 में, ठीक है, तो उसके लिए कितनी सजा है, मिनिमम 1 साल का सजा है और मैक्सिमम कोई सजा नहीं है। मैक्सिमम सजा उतना है जो उस एक्ट को कर रहा है, जो भी एक्ट कर रहा है। अब क्या एक्ट डिफाइन नहीं किया है, तो कोई भी एक्ट कर रहा है तो उसके लिए जो सजा दी हुई मैक्सिमम, वो इसके लिए मैक्सिमम सजा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। जैसे मान लो इसके साथ मारपीट करने की सजा कितना है, 5 साल तक का है, इसमें पढ़े ना अपन, कितना है, 6 माह से 5 साल, 5 साल है ना, 5 साल है क्या, 5 ईयर्स है यार, बिलोंगिंग टू, देखो ना कहां 7 ईयर्स दिया है, पांच साल तो दिया मैडम, ZC के बाद सब क्लॉज 2 के ऊपर 5 साल दिया है ना, वही तो बता रहा हूं, 5 साल दिया है। सब क्लॉज 2 में, सब क्लॉज 2 के ऊपर देखिए 5 साल दिया ना। हाँ, मतलब ऊपर का जितना भी अपराध अगर कोई करता है, बताया ना, उसके लिए कितना याद कर लेना, बोला हूं आपको, बार बताया हूं, 6 महीना से 5 साल तक का सजा। इसको रट्टा मान लो पनिशमेंट को, कोई भी पनिशमेंट लिखना, 8 पनिशमेंट 15 पनिशमेंट जो पूछ रहा है लिखना और सीधा सजा लिख देना, इतना बस। ये बाकी का जो एक्स्ट्रा बता रहा है सब एक्स्ट्रा है ना, ये 29 के बाद और एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं, 29 तो आप पढ़ लिए, उसमें से कोई से लिख देना। ठीक है, मान लो हो सकता है ये सब चीज का आपको पूछ दे कि अगर फॉल्स एविडेंस देने पे कितना सजा वगैरह जो भी, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब पब्लिक सर्वेंट पूछ दे रहा है पब्लिक सर्वेंट के बारे में, तो आप बता सकते हो कितना पनिशमेंट है, मिनिमम 1 साल का और मैक्सिमम जो भी अपराध उसने किया है उसके लिए जो मैक्सिमम सजा दी गई है, मतलब 5 साल। ठीक, हाँ, और जैसे कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट फॉल्स एविडेंस दे रहा है तो वहां पर कितना हो जाएगा, 7 साल हो जाएगा। लेकिन अगर उससे मृत्युदंड उसको मिल जा रहा है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जा रहा है, डेथ तक हो सकता है। समझ में आया मैक्सिमम का मतलब क्या है यहाँ पर, क्लियर। ठीक, अब अगला, पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट है नहीं आपको, इसमें ये बताया कि जो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, जो कि मेंबर नहीं है SC और ST ग्रुप का, ठीक है, अगर उसके द्वारा जानबूझ करके कि चलो यार ये ST SC है, इसके खिलाफ क्या ड्यूटी करना है ना, आपका आप पब्लिक सर्वेंट हो, आपकी ड्यूटी है कि सबके लिए बराबर काम करना, आप नेग्लेक्ट कर रहे हो अपनी ड्यूटी को, तो उसके लिए पनिशमेंट है। ठीक है, तो पनिशमेंट को मार्क कर लेना, नॉट लेस देन 6 मंथ विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। इतना नींद क्यों आ रहा है, नहीं पूछ नहीं रहा हूं मैं, नींद क्यों आ रहा है पूछा मैं, मेरे को आप ही बुलाने गए थे ना, तो ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो पढ़ो, अच्छे से ध्यान लगाओ, बार बार आप से झूल रही हो। हाँ हाँ, बिल्कुल, लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ लो यार, इंपॉर्टेंट क्लास है। और इसके बाद LRC भी है ना, LRC भी है ना, इसके बाद इस एक्ट को कंप्लीट कर लो फिर चले आना, इस एक्ट को कंप्लीट कर लो। ST SC एक्ट क्या है, देखो LRC उतना इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, हालांकि पूछता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो आपको हर साल पूछ रहा है, ST SC एक्ट आपको हर साल पूछ रहा है, इसको अच्छे से ध्यान देके पढ़ो, आपका छूट भी जाएगा LRC और एक आध दो छोटा मोटा एक्ट तो चल जाएगा, मत लिखना, आ जाएगा। तो LRC का क्वेश्चन पूछ देगा, कितने नंबर का पूछता है, 2 नंबर 4 नंबर, छोड़ देना, क्योंकि एक्ट बहुत मोटा है, वो बहुत बड़ा है और बहुत हार्ड है, नहीं समझ में आएगा छोड़ देना। लेकिन जहां पे आपको नंबर मिल सकता है उसमें आप अगर देखो, बेयर एक्ट को आप खोलोगे, ST SC एक्ट का, अरे यार इतना मोटा है क्या पढ़ूं, पॉकेट में आपका नंबर जाएगा, कितना अच्छे से है, कितना ईजी है, इसमें क्या हार्ड है। और इसको आप नहीं पढ़ोगे तो आपका 10 नंबर 15 नंबर का नुकसान होगा। ये कि हालांकि ऑप्शन में आपको पूछता है, हर एक में 15 नंबर का पूछेगा तो 2 क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन में, लेकिन जब इतना अच्छा एक्ट आपसे बन सकता है अच्छे से पढ़ के, तो क्या दिक्कत है। चलो अब इसमें ड्यूटीज लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट का, ठीक है, तो एकदम इजी है भाई, FIR करना, पहुंच जाता है तो जांच करना, ठीक है, उसको बुला करके उसकी डिग्निटी मेंटेन करना, यही सब तो लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी। और क्या है, देखो ऐसा कोई ड्यूटी फटाक से पढ़ोगे जो समझ ना आ रहा हो। ठीक है, कोई भी FIR आ रहा है तो FIR को रजिस्टर करना, एक FIR का कॉपी देना,
विक्टिम जो भी है पीड़ित व्यक्ति उसका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, इन्वेस्टिगेशन करना, और इन्वेस्टिगेशन करके कितना दिन में रिपोर्ट पेश करना उसमें मार्क कर देना 60 डेज। और आगे भी लिखा है ना टू एक्सप्लेन द डिले इफ एनी, मतलब कि अगर मान लो 60 दिन से पार भी हो रहा है तो उसको बताना है कि भैया क्यों लेट हो रहा है इन्वेस्टिगेशन में। उसके बाद टू करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी। ठीक है, अगर आपको पूछ देता है कि एसटीएससी एक्ट में किसी पब्लिक सर्वेंट का है ना क्या क्या कर्तव्य है, तो आप ये सब बता देना। कितना है ये 6 7 8 है ना, 6 7 है। हाँ 4 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछेगा तो लिख लोगे आराम से इसको। ठीक है, सेक्शन 5 हेडिंग बस याद रखना एकदम इजी है, इनहेंस पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। मतलब एक बार आप सजा मिल गया आपको इस एक्ट में और दोबारा आपको मिल रहा है सजा, तो क्या होगा तब सजा मिनिमम जो होगा ना वो 1 साल का हो जाएगा। समझ में आया सेक्शन? कोई है जिसको ये सेक्शन समझ में आया हो? मतलब क्या है, आप पुराना पढ़े हो ना, भी जो बताया कितना सजा था मिनिमम 6 महीने से 5 साल। दोबारा पकड़ा है तो मिनिमम कितना पनिशमेंट है 1 साल से 5 साल। अब देखो क्यों दिया ऐसे, मान लो अगर मैं किया हूं और जज मेरे को सजा दे रहा तो मैं क्या दे देगा यार, चले यार मिनिमम 6 माह का है, 8 महीने का सजा देके इसको छोड़ देते हैं, तो 8 महीने का मेरे को सजा दे देगा। ठीक है, और फाइन दे देगा जो देना उसको। लेकिन मैं दोबारा पकड़ाया तो जज चाह के भी मेरे को 2 महीना 4 महीना में नहीं छोड़ सकता, मेरे को उसको मिनिमम 1 साल तक सजा रखना देना ही पड़ेगा। समझ में आया? बस यही बोल रहा और कुछ नहीं है। सेक्शन 7 बता रहा है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब कि क्या है, अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई दोषी पाया जाता है तो फाइन और साथ में साथ उसको सजा इंप्रिजमेंट का, इन दोनों के साथ उसका प्रॉपर्टी को भी फॉरफिट कर सकता है। प्रॉपर्टी का फॉरफीचर सबको पता है ना, ये भी बता दिया था मैं, है ना? हाँ, जब्ती करना, कुर्की वारंट निकाल देना और उसका प्रॉपर्टी सीज कर लेना। ठीक है, इसको मार्क कर लेना स्पेशल कोड में इन एडिशन टू अवॉर्डिंग एनी पनिशमेंट। ठीक है, मतलब कि इन एडिशन में रहेगा वो, ये नहीं कि सिर्फ ये फॉरफिट करेगा, पनिशमेंट देगा साथ में वो कर भी सकता है चाहे तो, बाइंडिंग नहीं है। अब अगला स्पेशल कोड, इसको भी मार्क कर लेना, आईएमपी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा इसमें लिखा नहीं कि क्या लेवल का होगा ना, तो इसमें लिख देना, बगल में लिख लेना अपने से, सेशन कोड होगा। सेशंस कोर्ट से कम का कोर्ट नहीं होगा ना, एसटीएससी का जो भी होगा। सेशन जज, जज लिखना ज्यादा बेटर है। ये स्पेशल जज होगा ना, स्पेशल जज कौन होगा, किस लेवल का अधिकारी होगा, सेशन या असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज जो भी होगा, सेशन जज लिख दोगे तो काफी, एक ही वर्ड। क्लियर है? अब अगला है 15A राइट ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। अब जो विक्टिम है, विक्टिम अपन पढ़े कौन कौन है, डेफिनेशन समझ में आ गया था ना विक्टिम का, उनके क्या क्या अधिकार हैं और उनके क्या क्या, हाँ, और जो विटनेस है मतलब गवाह है, उन दोनों के क्या क्या अधिकार हैं वो बताया इसमें। तो क्या क्या हो सकते हैं उनके अधिकार और गवाह, उनको फेयर ट्रीटमेंट मिलना। ठीक है, बाकायदा जाए थाने में तो उनको है ना, उनका जो बात वो बोल रहे हैं उनको सुनना, उनको राइट डाउन करना, एफआईआर दर्ज करना। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, उसके बाद कभी भी बेल हो रहा है, अब जैसे कि मैं आरोपी हूं इस प्रकरण में, ठीक है, मैडम मेरे खिलाफ आके कंप्लेंट की हुई है, अब मैं लगाया कोर्ट में बेल के लिए एप्लीकेशन कि मेरे को बेल में सुनवाई की जाए, अब मेरा एडवोकेट लगाया बेल के लिए, अब डेट आ गया, बोल दिया कि 8 तारीख को आपकी बेल की सुनवाई है, तो उसको अधिकार है कि उसको भी नोटिस मिले। तो एसटीएससी एक्ट में इसीलिए जब भी बेल का एप्लीकेशन सुनवाई होता है कोर्ट में तो पीड़ित व्यक्ति को बुलाया जाता है, और पॉस्को के मामले में भी पूछा जाता है कि क्या करना चाहिए, इसको छोड़ें बेल में या ना छोड़ें। ठीक है, वो तो जज का कंसेंट होता है छोड़ना नहीं छोड़ना, लेकिन उसमें आपत्ति दर्ज की जाती है। अगर वो बोल देती है नहीं आपत्ति, तो बेल मिलने में आसानी होती है। ठीक है, लेकिन ये है कि उसका राइट है कि उसको नोटिस मिलना ही मिलना है। उसके बाद जब ट्रायल चल रहा है पूरा, तो उसको ये अधिकार है कि पूरे ट्रायल को वो अटेंड कर सके, उसको वो देखे कि क्या हो रहा है ट्रायल में। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स है उस केस से रिलेटेड उसको प्राप्त करने का अधिकार है किसी भी स्टेज में केस के। ठीक है, उसके बाद ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा काम जो उसको जस्टिस दिलाए, मतलब ठीक है यार ये सब इजी है, इसमें कोई हार्ड ऐसा है नहीं, एक आध भी। हाँ, उसको अगर जरूरत है, गरीब परिवार के व्यक्ति, तो उसको ट्रैवलिंग का एक्सपेंस या मेडिकल का एक्सपेंस है ना प्रोवाइड करा सकता है कोर्ट। ठीक, 7th पॉइंट, द स्टेट शैल इन्फॉर्म द कंसर्न्ड स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट अबाउट द प्रोटेक्शन। हाँ,
अगर अब वो मांग रहे हैं कि भाई मैं इस पर्टिकुलर गांव में रहता हूं, है ना, मेरे साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुआ है, अब मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए आपसे, तो कोर्ट क्या है, उसको प्रोटेक्शन ग्रांट कर सकती है। ठीक है, चाहे उसको या उसके किसी डिपेंडेंट को बोल के मेरे को और मेरे भाई को भी दोनों को चाहिए, तो दोनों को दिला देगी। ठीक है, अब मान लो जो विक्टिम है वो एप्लीकेशन दे रही कोर्ट में कि सर पूरे ट्रायल के दौरान ना मेरे नाम को हटा देना, मेरा नाम नहीं आना चाहिए सामने। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, जैसे ही उस एप्लीकेशन को लेगा उसके बाद पूरे ट्रायल से उसका नाम को हटा देगा, उसके नाम उसकी जगह कुछ भी उसका अलग नाम रख देगा। ठीक है, प्रार्थी, हाँ सिर्फ प्रार्थी लग देगा उसका नाम। ठीक है, उसका आइडेंटिटी और उसका एड्रेस है ना हटा देगा वो। मैडम वो नोट्स को ले जाना ना, हाँ ले लिए ना, ठीक। नोट्स आप लोग रख लिए ना, जो जा रहा है क्लास से ले लिया नोट्स, हाँ ठीक। उसके बाद 9 पॉइंट है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड स्टेट हाउस ऑफिसर टू रिकॉर्ड द कंप्लेंट ऑफ विक्टिम इन्फॉर्मेंट। ठीक है, मतलब वही है जो बता दिया, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं आपको, यही सब दिया हुआ इसमें। अब इतना पॉइंट में कोई ऐसा जो लास्ट पॉइंट देख लेना, ऑल प्रोसीडिंग रिलेटेड टू ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी वीडियो रिकॉर्डेड। ठीक है, फीचर्स अगर पूछ रहा है आपको इस एक्ट का, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा फीचर्स में, है ना, बता देना इसमें इस एक्ट के लिए ये पनिशमेंट है, ये पनिशमेंट है, पब्लिक सर्वेंट के लिए ये है, स्पेशल कोर्ट होना चाहिए। बस हो गया, 5 मिनट खत्म हो रहा है। ठीक है, कितना टाइम हो गया यार, 9 डरा के 8:45 हुआ है ना, चलो 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा हुआ है यार, चलो ठीक है। अभी जो हम पढ़े हैं ऊपर ड्यूटी पढ़े हैं किसका, पुलिस ऑफिसर वगैरह सबको पढ़े हैं, इसको मार्क कर लेना हेडिंग को, ड्यूटी ऑफ कंसर्न स्टेट। अब राज्य की क्या दायित्व होंगे पढ़ लेना खुद से। ठीक है, लास्ट पढ़ा लेना पीछे, प्रिवेंटिव एक्शन। अब क्या है, जहां पर ऐसा लग रहा है एक डीएम को, एसडीएम को, है ना, या कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है कि इस एरिया में इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ कोई अपराध हो सकता है आगे जाकर के, तो वहां पर वो क्या कर सकता है, पहले ही प्रिवेंटिव मेजर ले सकता है। ठीक है, मतलब क्या करेगा प्रिवेंटेशन, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को मालूम है कि इस कम्युनिटी के खिलाफ ये कर सकता है, तो वो 5-6 लोगों को क्या करेगा, डिटेन कर देगा कि तुम ये अपराध ना करो। ठीक है, अगला क्या है, 438 बताया था एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सबको, सेक्शन 438, उनके खिलाफ अगर आपके खिलाफ कोई अपराध कायम हो जाता है एसटीसी का, तो आप हाई कोर्ट में 438 फाइल नहीं कर सकते, मतलब आप अग्रिम नहीं ले सकते। ठीक है, ये भी एक एक्ट का प्रोविजन है, सब इंपॉर्टेंट है, जिसका छूटेगा। लास्ट में सेक्शन 20, एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ, मतलब अगर 2 लॉ में टकराव हो रहा है तो ये एक्ट प्रिवेल करेगा। प्रिवेल करेगा मतलब सुप्रीमेसी, मतलब अगर भाई किसी एक्ट में, हाँ अगर किसी एक्ट में जैसे कि मान लो मारपीट है, ठीक है, मारपीट या गाली गलौज, मान लो गाली गलौज के लिए अगर आपको लिए सजा दिया है, आईपीसी में अगर कम सजा है, एसटी एससी में ज्यादा सजा है, तो आपको इस एक्ट के अंतर्गत ट्राई किया जाएगा अगर आपने ऑफेंस इस एक्ट में किया था। ठीक है, ये हर एक एक्ट को प्रिवेल करेगा अगर आपके खिलाफ कोई एसटी एससी का मामला है तो। ठीक है, जैसे कि क्या है, बाकी केसेस में क्या है, आपको बुलाने की जरूरत नहीं है विक्टिम को बेल के लिए। आईपीसी में अगर कोई अपराध आपने किया है, ठीक है, किसी को गाली गलौज किया है, तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, आपको बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन यहां पर अगर किया तो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, तो वहां पर ये नहीं होगा कि आईपीसी प्रिवेल करेगा, वहां पर क्या करेगा, एसटीएससी एक्ट प्रिवेल करता है। ठीक है, तो दिस एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉस, ये भी इसका एक स्पेशल फीचर्स है। तो अब आप लोग ऑब्जेक्टिव फीचर्स कुछ भी पूछेगा तो लिख लोगे।